नमस्कार, न्यूज नेशन के इस डिजिटल लाइव में आपका स्वागत है। मुद्दा बेहद ज्यादा अहम है। जो घटना वहां पर जो आतंकी घटना जिसको कहा जा रहा है, जो हत्यारे हैं गौस मोहम्मद और उसका दूसरा साथी, उनके आतंकी लिंक सामने आए हैं। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ्रांस में शार्ली एब्दो पर संपादकों पर जब इसी मामले को लेकर गोलीबारी हुई थी, उस समय अगर भारत के अंदर इसका पुरजोर विरोध किया जाता या फिर किसी भी तरह से चाहे वो सेकुलर पार्टी हो या फिर दूसरे धर्मगुरु हो, उन्होंने अगर दबे शब्दों में या फिर बिना कहे उसका समर्थन ना किया होता तो आज हालात इस तरह के ना आते। कमलेश तिवारी से होता हुआ ये सिलसिला कन्हैया टेलर तक पहुंचा है और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सार्वजनिक जीवन में सोशल मीडिया पर लोग धमकी देने वाले बयान लगातार अपलोड कर रहे हैं। सिर तन से जुदा के नारेबाजी भी कई बार होती है। ऐसी स्थिति में अब क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि एक बार इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से इस पर चर्चा की जाए और इसका हल निकालने की कोशिश की जाए, ना कि सिर्फ लीपापोती की जाए या फिर इस मामले में जो आरोपी हैं सिर्फ उन पर फोकस ना करके इसके पीछे कौन लोग हैं उन तक भी जांच जाने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो इस हत्या के आरोपी हैं, जिन्होंने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव मलिक जी मौजूद हैं, वरिष्ठ राजनीतिक संवाददाता विकास जी मौजूद हैं। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि अब क्या वक्त नहीं आ गया है कि एक नजीर पेश होनी चाहिए? जो ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आपको क्या लगता है कि किस तरीके से एनआईए को इस केस को हैंडल आगे करना चाहिए, न्यायपालिका में किस तरीके से केस ले जाना चाहिए और क्या आपको लगता है कि नजीर कैसे बन सकती है कि हत्या की इस जघन्य वारदात जो कि एक बहुत ही गंभीर आतंकी घटना है, उसको लेकर एक नजीर पेश की जाए, नजीर बनाई जाए और किसी भी तरह का इसमें तुष्टीकरण ना हो? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? नमस्कार जी। इसमें फिलहाल तक जो मेरे नॉलेज में आया है, जो न्यूज में आया है, जो पेपर वगैरह में आया है, उस हिसाब से आतंकी संगठन से इनका संपर्क बताया जा रहा है। उस हिसाब को देखते हुए 302 तो ऑलरेडी एप्लीकेबल है, क्योंकि उसकी वीडियो भी आई हुई है जो सोशल मीडिया पर सब जगह फैली हुई है और उससे तो 100% श्योर है कि एक एविडेंस ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, जिसमें 302 में इनको पनिशमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट तक होने के पूरे एज पर ला पूरी चांसेज है। दूसरा ये है कि जो एक इनकी वीडियो आई है जिसमें सबको धमका रहे हैं और जो बता रहे हैं कि हम इनके खिलाफ ये कार्रवाई, वो हमारे समाज के हिसाब से सबसे गलत चीज़ है। और इसके लिए आप जो बोल रहे थे, इसके लिए एक नज़ीर बननी चाहिए कि आगे कोई भी बंदा, कोई भी आदमी, कोई भी शख्स इस बारे में इस तरह अपनी सोच ना रखे समाज के सामने, या कोई ऐसा इंसिडेंट ना करे समाज के सामने। विकास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी लगातार राजनीतिक मुद्दों को कवर करते रहे हैं, तमाम देश की बड़ी खबरों पर इनकी पैनी नजर बनी रहती है। विकास जी, कमलेश तिवारी से जो मामला शुरू हुआ था, कमलेश तिवारी की हत्या भी इसी वजह से की गई थी जिस वजह से टेलर कन्हैया की हत्या की गई है। तो क्या आपको लगता है कि जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी उस समय अगर कोई ठोस कदम उठाए गए होते या फिर राजनीतिक तौर पर किसी भी तरह से लीपापोती करने की कोशिश ना की गई होती और खुलकर इस मुद्दे पर बात की गई होती, तो आज हालात कुछ और होते, शायद कन्हैया जिंदा होता? जी देखें रुमान, कई विकास जी। बातें इसमें हैं कि एक व्यक्ति, जी कई बातें इसमें है रुमान, कि एक आदमी जाता है, दो लोग जाते हैं और कन्हैया की निर्मम हत्या कर देते हैं। ठीक है, जैसा संजीव जी बता रहे थे कि 302 एप्लीकेबल होगा, ठीक है, हत्या का मामला है, देश में कानून है, कार्रवाई तो हो ही जाएगी। लेकिन सवाल इससे बहुत बड़ा है कि आखिर इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, इस तरह के सोच बढ़ क्यों रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रश्रय कौन दे रहा है, ऐसे लोगों को सह कौन दे रहा है? क्या आपने देखा है कि सारी राजनीतिक पार्टियां सामने निकल के आई हों और इसकी मुखालफत की हो या इसका निंदा की हो? नहीं साहब, लोगों को आगे की राजनीति दिखाई दे रही है, वो बोलेंगे नहीं।
क्योंकि मैं थोड़ा पॉलिटिकल कवर करता हूं तो राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा देखने की मैं कोशिश करता हूं। आप देखें जो इस तरह के कट्टरवाद, इस तरह के कट्टर लोग जो फैल रहे हैं, जो सिर्फ एक तरफा दोष दे दिया जाता है कि उनकी शिक्षा में दोष है, वो मदरसे में पढ़ते हैं, उनको शुरू से सिखाया जाता है, ये अकेले अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, वो सिर्फ इसलिए मिलता है कि अपने देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति है या फिर आगे की राजनीति जो वोट बैंक की राजनीति है, वो एक बहुत तगड़ा खाद पानी ऐसे लोगों को देता है। आपने कमलेश तिवारी की बात कही, अगर उसी समय इस देश की नेताओं ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई होती, सभी लोग मिल बैठकर इस पर बात की एक हल निकालने की कोशिश किए होते, तो शायद इस तरह के कट्टर लोग सामने नहीं आते और इस तरह के घिनौने अपराध को अंजाम नहीं देते। सवाल यहाँ पर देखे कि जो नारे लगाए जा रहे हैं, उन नारों की वजह से जितने भी मुसलमान हैं सब लपेटे में हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई नहीं, अब आखिर वो नारे आए कहां से। कई दिनों से देख रहा हूँ कि डिबेट भी चल रहे हैं कि इसमें कि नारे कब आए, कुछ लोग कह रहे हैं मैंने तो अभी सुना है। इस नारे का भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और इस नारे की शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी जितनी मेरी जानकारी है। और इस नारे में वही लोग यकीन रखते हैं जो लोग शरीयत में यकीन रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि आधुनिक कानून के बजाय शरीयत कानून के तहत वो लोग रहें, तो वो लोग। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आतंकी गुट के लोग हैं और ये जो पकड़े गए इनका कनेक्शन आएंगे सही से, ठीक है होगा, लेकिन जो इस तरीके के वारदात देते हैं या इस तरीके के वारदात करने वालों का समर्थन करते हैं या इसको जो खाद पानी देते हैं, कहीं ना कहीं इसमें वो लोग हैं जो इस बात की इच्छा रखते हैं कि हम शरीयत के नीचे ही रहेंगे, हमें आधुनिक कानून और कोई संविधान नहीं चाहिए। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि कानून 302 और 120B और तमाम साक्ष्य और सबूत और NIA उसको किस तरह ट्रीट करेगा, एक हत्यारे की तरह ट्रीट करेगा, एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन यह हत्या क्या, ये कोई अपराधी नहीं है, ये एक सोच है जो पनप रहा है धीरे धीरे। ये आतंकवादी लोग हैं, इस पे सिर्फ IPC और CRPC के तहत इतिश्री कर दें अगर, तो फिर अगले दिन कोई और काटा जाएगा, कोई और मारा जाएगा। सवाल सोच के है, सवाल प्रवृत्ति की है, सवाल बढ़ते हुए उस कट्टरवाद की है कि आखिर ऐसे लोग आ कहां से रहे हैं, इनको खाद पानी कौन दे रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो स्थिति इस समय दिखाई दे रही है और जिस तरह के सोच पनप रहे हैं, उसमें सिर्फ देश के आईन से और देश के संविधान से बात नहीं बने। वेदभूषण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पेशल सेल से लेके जिले तक तमाम इन्वेस्टिगेशन, जो जिले हैं तमाम जगह पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और तमाम उसी पद पर रहे हैं जहां पर ग्रास रूट लेवल पर इन्वेस्टिगेशन होती है, अपराधियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और अपराधियों को जेल भेजने के बाद कोर्ट की कार्रवाई भी वेदभूषण जी ने बखूबी की है। अब ऐसी स्थिति में वेदभूषण जी आप ये बताइए कि किस तरीके से NIA को अब जांच करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह कि जो मांग चारों तरफ से उठ रही है कि अब इस आतंकी गतिविधि में जो आतंकवादी गतिविधि के चलते ये हत्या हुई है कन्हैया की, इसमें किस तरह से एजेंसी को एक नजीर बनानी चाहिए, किस तरीके से इसमें अब पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि इससे पहले कमलेश तिवारी की हत्या का मामला भी चल रहा है और भी तमाम ऐसे मामले हैं। बताया जाता है कि राजस्थान में 6 के करीब ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की प्रबल जरूरत है और राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें कुछ न कुछ करने की जरूरत है? रोमान भाई, ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये अनप्रेसिडेंटेड मर्डर है, जहां ना केवल मर्डर किया गया, उसको पूरा एक वीडियोग्राफ बनाया गया और बल्कि ये भी चेतावनी दी गई कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका भी गला इसी तरह चॉप किया जाएगा। इसमें जो सबसे सीरियस एंगल है वो पुलिस की संवेदनशीलता को दर्शाता है, क्योंकि एक जो हमारे डिसीज्ड है, जो हमारे जिनका कत्ल कर दिया गया, जिस तरह से चॉप कर दिया गया उनका गला, वो बहुत दूर तक बात है, वो सीरिया अफगानिस्तान तक जाएगा। परंतु जिस तरह से इस मर्डर को अंजाम दिया गया, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। सरकारों को इसके बारे में बहुत पहले संज्ञान लेना चाहिए था। आपने बताया मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, मैं बहुत IPS ऑफिसर नहीं हूँ, ना मैं कमिश्नर रहा हूँ, ना मैं बड़ी बड़ी पार्टीज का हिस्सा रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक आम आदमी हूँ और गांव का रहने वाला देसी आदमी हूँ। जिस दिन ये एप्लीकेशन थाने के अंदर दी गई थी, जिसमें खतरा बताया गया था कि मुझे इन लोगों से खतरा है, यदि थोड़ा भी संज्ञान उस बारे में लिया जाता
यदि प्रिवेंटिव अरेस्ट की जाती, उन लोगों को डिटेन किया जाता, थाने में बुला के पूछ लिया जाता, तो आज हो सकता है कि कन्हैया लाल जो टेलर जिनके जब मर्डर हुआ है, जिनको गले से काट दिया गया है, 26 इंजरी उन बॉडी पर है और गले से इस तरह से रौंदा गया है, काटा गया है, जिस तरह से सीरिया और अफगानिस्तान की पिक्चर आप अक्सर अपने मीडिया के थ्रू दिखाते रहे हैं। तो ये आम मर्डर नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंट्री है। नॉर्मली इस देश में 100 से ऊपर डेली मर्डर होते हैं गांव देहात शहरों के अंदर, पर ये जो मर्डर है ये स्पेसिफिक मर्डर है, जिस वजह से पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध है कि जिस तरह से मर्डर किया गया उसकी वीडियोग्राफी कराई गई बाकायदा, और ये बताया गया कि ये हम इस देश के प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह से उसका गला रौंद सकते हैं। तो इसके जो लिंक हैं, जुड़े हुए हैं, वो केवल हिंदुस्तान में नहीं, ये आम आदमी है। ये जो क्रिमिनल अरेस्ट किए गए बिल्कुल गांव देहात से जुड़े हुए आदमी हैं, पर इनकी जहनियत, इनकी जो मानसिकता है, जिस तरह से उनको जोड़ा गया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इंटरनेट के माध्यम से जिस तरह से पाकिस्तान से या दूसरे जो सोशल मीडिया है, जिस तरह से उनको उनकी मानसिकता को विकृत किया गया और उनको प्रेरित किया गया कि आप इन जो भी जो नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ मसला है, आप उस मामले में संज्ञान लीजिए। नुपुर शर्मा का जो कानूनी मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है, उसमें असाउद्दीन ओवैसी से लेकर 33 अपराधी नामजद हैं। आज उसकी संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एक मुकदमा लंबित है, जिसके बारे में संज्ञान लिया गया, इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये अदालतें तय करेंगी कि नुपुर शर्मा ने जो कृत्य किया, जो हेट स्पीच बोली है, उसका क्या नतीजा निकाला जाए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लॉ सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है। यदि हमें अपने इन कानून पर विश्वास नहीं है, अपनी सबसे ऊंची अदालतों पर विश्वास नहीं है, बिल्कुल, ये तो देश इस शरिया देश का कानून से कोई नहीं चल मायने सकता है। शरिया कानून से नहीं चल सकता है। देश का संविधान है और संविधान के तहत ही सब कुछ होगा। और ऐसी स्थिति में क्या कोई जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, क्या वो पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज कराने की हिम्मत जुटा सकता है? क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कन्हैया को सरेआम 26 वार करके मार दिया गया। श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम सुंदर जी, एक सीधा सवाल आपसे ये कि इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत के अंदर इस शब्द को पूरी तरह से अछूता समझा जाता है। क्या अब जरूरत नहीं है कि इस्लामिक आतंकवाद की श्रेणी में इस अपराध को रखा जाए जो बहस हो? देखिए मानिए जी, जिस प्रकार की घटना उदयपुर में हुई है, और सही बात है, जिस प्रकार से वेदभूषण जी कह रहे थे, 15 जून को कन्हैया लाल को अरेस्ट किया जाता है उसकी शिकायत पर, नुपुर शर्मा के समर्थन में जो है, और उसको 4 दिन जेल में रह करके जमानत दी जाती है। उसके बाद पुलिस कहती है कि आप संभल के रहना। इन व्यक्तियों को जिन्होंने इनकी हत्या की है उनको अरेस्ट नहीं किया जाता और समझौता करा दिया जाता। और देखिएगा, वारदात करने से पहले वीडियो जारी होता है और वारदात करने के बाद वीडियो जारी होता है, और फिर प्रधानमंत्री जी को धमकी भी दी जाती है। देखिए, अब ये जिस प्रकार से ANI सुएगान से आई है और अमित शाह जी ने इनको यहाँ दी, और हमारे मुख्यमंत्री ने सहजता से स्वीकार करके हमारी ATC और उनको कहा कि हम जांच करेगा। ये आतंकवादी धाराओं में इसकी मुकदमा दर्ज किया है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो आज ये भी कहा है कि हम फास्ट ट्रैक लाएंगे और 1 महीने में सजा दिला करके रहेंगे। क्योंकि देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसकी सजा और ये वातावरण जिस प्रकार का हुआ है, ये राजनीतिक तौर पर भी आने वाले समय में 2023 के जो हमारे राजस्थान में चुनाव होंगे, वो एक मुख्य मुद्दा बनेगा। और 9 जुलाई को अमित शाह जी हमारे जयपुर में आ रहे हैं, उत्तर परिषद की बैठक है, उसमें प्रमुख तरह से ये मुद्दा आएगा सामने। तो निश्चित रूप से मान के लिए जिस प्रकार की घटना घटी है और इसके जो लिंक बताए जा रहे हैं, देखिएगा कि ये जो इसकी जो एक पत्नी है, आतंकियों ने इसकी शादी कराई एक की तो, और उसके अलावा भी आप देखिएगा कि इसके संबंध सऊदी अरब के जो सलमान और अब्बू इब्राहिम से निकले, फंडिंग वहां से होती थी। कराची के रहने वाले हैं, कराची के सलमान जी। हाँ, ये दोनों वहाँ ट्रेनिंग लेके लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो घटना हुई है क्या आप मुस्लिम धर्मगुरुओं को, मुस्लिम समाज को भी इस्लामिक आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? और
उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और जो देशभक्त मुस्लिम हैं और इस्लामिक आतंकवादी हैं, उनके बीच में देश के अंदर एक साफ लकीर अब खींचने की जरूरत आन पड़ी है। नुमानी जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार की घटना हुई है, कोई भी मुस्लिम गुरु को जिस प्रकार से देखिएगा, हमारे यहाँ नुपुर शर्मा के खिलाफ शांति मार्च और कई जगह सारी घटनाएं हुई है। और आप देखिएगा इसके साथ और भी एक घटना जुड़ी हुई है। हमारे वहाँ एक टायर व्यापारी है उदयपुर का ही, नितिन जैन, उसको भी कल कलम करने की धमकी दी थी 11 जून को इन्हीं व्यक्तियों ने। अभी उसका नहीं हुआ। और बूंदी में एक मौलाना इस तरह का कह रहे थे सलग कलम कर देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो निश्चित रूप से धर्म गुरुओं को तो इस पर चर्चा भी करनी चाहिए। और इस तरह के लोगों को देखिए, हर मुस्लिम तो आतंकवादी हो नहीं सकता, लेकिन जो लोग हैं और जो जिस तरह की घटना हुई है और जिस प्रकार का वातावरण कोशिश की गई थी कि जो शांत वातावरण है पूरा देश में बिगड़ जाए, प्रदेश में बिगड़ जाए, लेकिन राजस्थान में या हिंदुस्तान में इस तरह का वातावरण हुआ नहीं। क्योंकि वो जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ और इस तरह से हुआ कि हिंदू मुस्लिम का कुछ ना कुछ घटना हो जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि हमारे लोग समझदार हैं और जिस प्रकार की वातावरण दूषित होने से बच गया। लेकिन हमारा जो दागदार, जो उदयपुर महाराणा प्रताप का शान कहलाता था, शोरवीर का कहलाता था कस्बा, शहर कहलाता था, उस पर दाग लग गया। और आने वाले समय में दाग मिटेगा कैसे जब इसके ऊपर अगर बिल्कुल जल्दी लोग से संवेदनशील है, आपसी भाईचारा लोगों के अंदर है और एक संवेदनशीलता का परिचय इस घटना के बाद जनता ने दिया है। संजीव मलिक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि जो संवेदनशील पुलिस को होना चाहिए था वो पुलिस नहीं थी, और कन्हैया को सुरक्षा मांगने के बावजूद भी पुलिस ने उसको सुरक्षा नहीं दी। ऐसी स्थिति में उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या न्यायालय सो मोटो लेते हुए भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? और क्या जांच एजेंसी भी अपनी चार्जशीट में या किसी भी तरह से उनके नाम इसमें शामिल कर सकती है कि इनकी लापरवाही के चलते ऐसी हत्या हुई है? संजीव मलिक जी। जी सर, इसमें एक्चुअली क्या है कि जो ये घटना हुई है, घटना से पहले जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, कन्हैया लाल जी को खुद अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद 4 दिन बाद उनको बेल ग्रांट की गई। उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया। तो उन्होंने अपनी कहीं न कहीं लगता है जान के संजीव खतरे के मलिक जी बारे में को कहीं न कहीं। आवाज नहीं आ रही है। संजीव मलिक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, साफ साफ आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? आ रही है आपकी आवाज़? आ रही है? हाँ, संजीव मलिक जी की आवाज आ रही है। जी बताएं संजीव जी, मलिक, जी आवाज सर, आ जी रही है। सर। जब उनको अरेस्ट, कन्हैया लाल जी को अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद उनको बेल ग्रांट की गई। उन्होंने अपनी नज़दीक के थाने में अपनी कंप्लेन दी या एसएसपी साहब के पास जाके कंप्लेन दी। जिनके पास कंप्लेन दी, वैसे अगर कोई भी सिक्योरिटी का मतलब होता है तो एसएचओ साहब या एसीपी साहब या डीसीपी साहब या उस लेवल से वो परमिशन ग्रांट होती है। उसके बाद उनको सुरक्षा दी जाती है। अब उन्होंने अपनी कहाँ पे कंप्लेन करी है, कहाँ पे इंटीमेशन दी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया है। अगर उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, वो दिख भी रहा है कि कोई एक्शन नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई निलंबित होनी भी। संजीव मलिक एएसआई और के एसआई को निलंबित किया, जी के साथ लगता है कुछ निलंबित किया दोनों नेटवर्क अधिकारी, की दो समस्या अधिकारी को निलंबित किया। क्या है। सर सर अगर मैं 2 संजीव अधिकारी मलिक को जी निलंबित। के पास दोबारा लौटूंगा। वेद भूषण जी, मैं एक यही यहाँ बात सवाल कहना चाहता हूँ, मैं रुमान मैं एक यहाँ बात कहना चाहता आपसे हूँ करना चाहूंगा कि जो पुलिसकर्मी जिनसे सुरक्षा की गुहार की गई थी, उनको सुरक्षा नहीं दी, उन्होंने सुरक्षा रुमान नहीं दी, आपकी तो आवाज उनके बहुत कट कर आ रही है। खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है? देखिए रुमान भाई, पुलिस में माना जाता है जो एक सिपाही सड़क पर खड़ा हुआ है वो इस देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश है। उसकी जो बात है, उसके जो डिसीजन है, मैं अब सिपाही की बात कर रहा हूँ, आप एसएचओ, डीआईजी, कमिश्नर और डीजी की बात कर रहे हैं। जो सड़क पर सिपाही खड़ा हुआ है वो सबसे बड़ा जस्टिस है, सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है। उसका एक भी एक्शन या इनएक्शन
एक बहुत बड़ा मैसेज देता है समाज के अंदर कि क्या समाज की स्थिति होगी। अब आती है बात जो ये थाने के अंदर जो कन्हैया लाल का एप्रीहेंशन था कि मुझे अपनी जान का खतरा है, तो उसमें जो केवल एएसआई और एसएचओ को सस्पेंड कर देना, लाइन हाजिर कर देना, ये काफी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे हेड रोल करने चाहिए थे जिनकी जिम्मेदारी थी स्टेट को इस आग में ना झुलसाया जाए। यदि यही प्रकरण यूपी के अंदर हुआ होता तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का एक्शन वहां पर होता। जो पुलिस का और सरकार का जो इस्तकबाल है वही सबसे बड़ा चीज है, और न्याय होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। पुलिस का जो एक्शन है मुंह जवानी नहीं, भर्त्सना करने के लिए बहुत सारे लोग हैं कि गलत हुआ, बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, पर उसका एक मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए था, उसमें एक्शन की जरूरत थी। उनको नेस्तनाबूद करना चाहिए था जिन लोगों ने ये एक्ट किया है, बार्बरिक एक्ट किया है, ऐसा एक्ट किया है जिसके लिए प्रोविधान नहीं है। आपको याद होगा 26/11 के जो अपराधी थे उनको सजा दिलाने में पूरे हिंदुस्तान को, कसाब को 6-7 साल लग गए। निर्भया के अपराधियों को सजा कराने के लिए 14 साल इस हिंदुस्तान को लगे हैं। इतने बड़े बड़े लॉयर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कपिल सिब्बल और किसी का नाम नहीं लेता हूं, अब तो चलो कांग्रेस में नहीं है वो, बड़े बड़े बैटरी ऑफ अरे लॉयर्स जी, आज इसको खड़े भी हो जाएंगे, बचाने के लिए बड़े तमाम बड़े लॉयर्स संगठन और खड़े हो वकील और जाएंगे, बड़े बड़े लॉयर्स खड़े राजनीतिक हो पार्टियां जाएंगे कि खड़ी हो साहब जाएंगी। ये तो लोग बड़े इनोसेंट थे, बड़े बहुत मासूम किस्म के इंसान थे जो चौप वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस देश के प्रधानमंत्री का भी यही हाल करेंगे। इनके लिए बड़े बड़े लॉयर्स खड़े होंगे कि सही तो बड़े मासूम किस्म के लोग हैं, इनको बख्शीश दी जाए, इनको पुलिस ने झूठा अरेस्ट कर लिया है। तो मेरी यही अपील है, यही मेरा कहना है, एज ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ समाज का, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक को मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सच्ची बात को आपके सामने रखूं, समाज के सामने रखूं। परंतु जिस तरह से सरकारें चलती हैं, सरकारों का इस्तकबाल होता है, वो इसमें कमी आ रही है। जिस तरह से मंदिर को तोड़ा गया, केवल एसडीएम को सस्पेंड करना काफी नहीं था, उसके लिए बहुत डेटरेंट एक्शन की जरूरत थी। और आज जो ये कन्हैया लाल की जो कत्लेआम सर्वआम हुआ है, उसके लिए केवल एसएचओ और एएसआई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार बहुत ऊपर तक के हुक्मरान हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस देश को हिफाजत करना, एक मैसेज देना कि राजस्थान के अंदर यदि किसी ने ऐसा किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। मैं बुलडोजर की बात नहीं कर रहा हूं यूपी के, मैं यूपी के बुलडोजर की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु एक मैसेज जाना चाहिए समाज के अंदर कि यदि इस तरह का हादसा हुआ तो उनको सरकारें जवाब देंगी। जो राजस्थान सरकार जवाब नहीं दे पाई है, चाहे करौली हो, चाहे मंदिर को तोड़ना हो, और बहुत सारे मसले हों, यही एक मसला है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, क्यों हुआ पालघर के अंदर ऐसा, उसके लिए जिम्मेदार ये सरकारें हैं। इन सरकारों के, मैं कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं, आपने मुझे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एक्सपर्ट कमेंट के लिए बुलाया हुआ है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है समाज के लिए, देश के लिए, कि मैं बताऊं कि कानून की क्या स्थिति है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो इस देश की सबसे बड़ी अदालत है, बार बार उन्होंने इस चीज को आगाह किया है कि तमाम चीजों से अलग हटकर संविधान और कानून सबसे ऊपर है हमारे लिए, बाकी सब चीजें पीछे रह जाती हैं। यदि इस तरह के हालात के अंदर भी हुआ नहीं रहा यार। यदि जो एलिस्ट थे उनको डिटेन नहीं किया गया, उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं किए गए, यदि वो अलीगल मकान में रह रहे हैं, उनको बुलडोजर नहीं, अरे साहब, उनको ये राजस्थान डायनामाइट में से संभव उड़ाना नहीं चाहिए था। आप समझे हैं? जी। आप समझे हैं? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, आप थोड़ा बच बचा के बोल रहे हैं, मैं उसके को खुलासे के साथ बोल देता हूं कि राजस्थान में एक्शन नहीं था। वजह क्या है कि राजस्थान में एक के बाद एक सांप्रदायिक दंगे होते चले जा रहे हैं, हत्याएं होती चली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, वहां क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यहाँ हाँ, पुलिस है, पुलिस अपने आप से कुछ नहीं करती है। पुलिस सिर्फ, जो मेरा अनुभव है कि इस देश में पुलिस कठपुतली से ज्यादा की औकात नहीं रखती है। जी जी, महानुभाव यही कह रहा हूँ, मैं बड़ा फेलियर है, सीधे सहज ये देहाती भाषा में सरकार बता का देता और हूँ पुलिस आपको का फेलियर है। कि इस मैं देश यही तो कह में रहा हूँ पुलिस जो है महानुभाव। वो दुर्भाग्य है
देखिए दुर्भाग्य है विकास कि जी, देश विकास में जी, पुलिस एक कठपुतली विकास से जी, एक चीज मैं ज्यादा आपसे औकात जानना नहीं रखती। चाहूंगा। मैं यही कह रहा विकास हूँ जी, कि एक चीज पुलिस मैं को आपसे टूल जानना के रूप चाहूंगा में कि जो इस्तेमाल गौस किया गया मोहम्मद है। जो इस पूरे मामले में आतंकी गतिविधि में शामिल रहा है, कन्हैया की हत्या में इन्वॉल्व रहा है, उसका एक साथी पहले भी पकड़ा गया था और एनआईए ने उसको गिरफ्तार किया था। इसके अलावा कई और मामलों में उसके आसपास के लोगों पर शक का दायरा बनता रहा है। ऐसी स्थिति में इनको पूरी तरह से खुली छूट पुलिस के द्वारा दी गई, तो क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी कि अगर एक गिरफ्तार हो गया है, उसके लिंक वाले बाकी लोगों को गिरफ्तार करने से एक कम्युनिटी नाराज हो जाएगी? क्योंकि राजस्थान के अंदर सीधे तौर पर ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट के आधार पर ही कांग्रेस अपनी सरकार बनाती रही है, तो क्या उसे अपने वोट बैंक के खिसकने का डर था और इसी के वजह से इस तरह की हालात अब राजस्थान में बनते जा रहे हैं? देखिए रुमान, यही मैं पहले कहना चाह रहा था कि जैसे ही कोई आतंकी या इस तरह घिनौने अपराध को अंजाम देने वाला व्यक्ति आता है तो इस देश की 90% राजनीतिक पार्टियों को सांप सूंघ जाता है। उनको लगता है कि अगर इन पे हाथ डाले तो मुसलमान नाराज हो जाएगा और वोट नहीं देगा और हम सत्ता तक पहुंचकर रबड़ी खा नहीं पाएंगे। और राजस्थान में तो यही साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और बाकी जगहों पर भी दिखता रहा है और आज भी आपको जहां निगाह डालेंगे वहां पर दिख जाएगा। हर राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तुष्टिकरण करती हैं। ये जो आज हुआ है या राजस्थान में लगातार जो मुसलसल हो रहा है, उसके पीछे तुष्टीकरण की ही राजनीति है कि जिस तरीके से शिकायत हुई थी, अगर सही वक्त पे कदम उठा लिए गए होते, ये परवाह नहीं किया गया होता कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अरे आज उस हत्यारे के साथ कितने मुसलमान खड़े हैं? आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो आतंकवादियों के खिलाफ अगर एक्शन लेंगे तो सारे मुसलमान नाराज हो जाएंगे? इस देश के साथ ये सबसे बड़ा हादसा है और मुसलमानों के साथ भी ये हादसा है इस देश के कि उनको बिल्कुल सीधे तौर पर जो कथित सेकुलर पार्टियां हैं, उनका यही मोडस ऑपरेंडी रही है हमेशा से कि अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी में कोई आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है तो उसका नाम लेकर पूरी कम्युनिटी को डराया जाता है ताकि वोट हासिल किया जा सके और मुस्लिमों को सिर्फ राजनीतिक रैलियों में दरी बिछाने के काम पर ये सेकुलर पार्टीज लगाती हैं। बिल्कुल शरण साहब, मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या मुसलमानों को भी राजनीतिक तौर पर थोड़ा समझदार होने की जरूरत है? छोटी सी बात कहना चाहता हूँ मैं, रुमान, एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहता हूँ। कहिए विकास जी, कहिए कि मैं बात कंप्लीट कर लूं कि आप देखें किसी भी राज्य में जहां इस तरह के वारदात हो रहे हों, देश में होते रहे हैं, कोई पहली बार, हाँ, तालिबानी तरीके से या सीरिया और की तरीके से ये पहली बार इस तरीके से घटना हुई है जो सबको दहला दिया है। आप देखें कि इस देश में पुलिस अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। पहले भी हो चुकी है। हाँ हुई है, लेकिन आप बताएं कि पुलिस सक्षम है, पुलिस चाहे तो कर ले, पुलिस में बहुत ही काबिल लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस इस देश की नाकाबिल है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है कि आप लोग ना इत्तेफाकी रखें इससे, कि पुलिस इस देश में कठपुतली से ज्यादा औकात नहीं रखती है। जैसे उनके आका होते हैं, वो आकाओं के भाव, उनके आंख और उनके लिप्स को पुलिस पढ़ना जानती है। आप देखें कि जिस तरह की सत्ता होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता होती है, जैसी उसकी आइडियोलॉजी होती है, पुलिस उसी हिसाब से काम करती है। ऐसा नहीं कि राजस्थान की पुलिस निकम्मी है। अगर वहां पे सेकुलरिज्म के नाम पे, मुसलमानों के नाराज हो जाने के नाम पे, अगर वहां की राज्य सरकार आंख मूंद कर न चल रही होती तो आज कन्हैया की उस तरह से निर्मम हत्या नहीं हुई होती। तो पुलिस अपने आप में कुछ नहीं है, दलील देना बेकार है। सवाल था विकास जी, शरण साहब से मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था। आपकी यही बात मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि क्या मुस्लिम समुदाय को वक्त नहीं आ गया है कि वो अपने बारे में सोचे, इस बारे में जाने कि सिर्फ उसका काम राजनीतिक रैलियों में दरी बिछाने का है, जो मौलानाओं ने कह दिया गलत तरीके से या जो भी फतवा उन्होंने जारी कर दिया उसका समर्थन करना है? क्या अपने दिमाग लगाने का अब वक्त मुसलमान समाज का नहीं आ गया है? क्या उनके धर्म गुरुओं को इस बारे में आगे नहीं आना चाहिए? श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम सुंदर शर्मा जी से संपर्क नहीं हो रहा है। धीरेन्द्र पुंडित जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं, इस समय मुंबई में हैं, मुंबई के राजनीतिक हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश की तमाम घटनाओं पर भी उनकी पैनी नजर हमेशा बनी रहती है। धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। संजीव मलिक जी, जो सवाल मैंने श्याम जी से पूछा था वही आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अब
एज ए लॉयर, एक समाज के एक नागरिक के तौर पर, एक हिस्सेदार के तौर पर, क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय को अब अपने बारे में सोचने का समय आ गया है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, ये उनको अपने स्व विवेक से निर्णय लेना है, ना कि किसी से ऐसे से इन्फ्लुएंस होना है जो उनको बर्बादी की तरफ धकेल रहा है? एक्चुअली क्या है कि अगर आप किसी के बहकावे में आओगे और किसी के बहकावे में आके कोई भी काम करोगे तो वो हमेशा काम गलत ही होता है। मैं अगर कानून की बात करी जाए तो कानून के हिसाब से अभी साहब कह रहे थे कि वे बोल रहे थे कि उनकी तरफ से कपिल सिब्बल साहब ने पेश हुए, ये किया वो किया। अगर कोई भी आदमी किसी पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, क्या उसको अपना राइट नहीं है, अपना डिफेंस करने का कोई राइट नहीं है? मैं इस घटना को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, घटना गलत हुई है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ, हर तरह से खिलाफ हूँ। पर अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है, अगर कोई बंदा पुलिस उसको पकड़ती है, क्या उसको उसको अपना कोई राइट ही नहीं है अपने बारे में, अपना डिफेंस पेश करने के बारे में, कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए? ये तो उसका अपना राइट है ना। तो उसके लिए ही अगर एडवोकेट दोनों तरफ से लड़ाई करते हैं, एडवोकेट प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी रहते हैं, एडवोकेट डिफेंस की तरफ से भी रहते हैं, जो एक्यूज है उसकी तरफ से भी एडवोकेट रहते हैं। तो एडवोकेट सिर्फ ये नहीं है कि भाई कोई गलत चीज हो रही है उसको सहन करता रहे, अगर कोई पुलिस गलत चीज कर रही है उसको सहन करता रहे। इसका मतलब ये है, एडवोकेट का मतलब ये है कि जो चीज सच है वो कोर्ट के सामने रखी जाए, डिसाइड कोर्ट को करना है, न कि पुलिस को करना है, ना एडवोकेट को करना है। तो डिसाइड कोर्ट करती है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, समाज के हिसाब से जो उन्होंने काम किया है बहुत गलत काम किया है। उनके जो तार बताए जा रहे हैं वे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 180 डेज के आसपास उनके पास टाइम है चार्जशीट फाइल करने का। वे पूरी प्रॉपर सारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करेंगे, पाकिस्तान से किससे बातचीत हुई, कैसे हुई, कहाँ से क्या उनके पास वो आया है कि ऐसे ऐसे करना है, वीडियो कैसे डालनी है, किसका कैसे कनेक्शन है, कैसे फंडिंग हुई है, कैसा पैसा आया है, ये सारी चीज़ें की जांच एनआईए करेगी। और ये जो यहाँ पे हुआ ये एक अलग से 302 का मुकदमा है आईपीसी का, वो वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, उस पर वहाँ की पुलिस है वो अपने आप वेरीफाई करेगी। यूएपीए का भी होगा, 302 का भी है, आईपीसी 302 का मर्डर का जो मुकदमा होता है वो भी वहाँ पे चल रहा होगा, उसमें वहां की लोकल पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। संजीव मलिक जी की बात आपने सुनी, वेदभूषण जी इसका आप एक टिप्पणी करना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मलिक साहब अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, परंतु एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के बाद आप करोड़ों रुपए फीस लेकर ये जानते हुए भी कि आदमी अपराधी है, ये आदमी देश का एक टेररिस्ट है, आप उसको कसाब जैसे लोग को डिफेंड करने के लिए आते हैं और बड़े बड़े लॉयर्स आते हैं, बैटरी ऑफ लॉयर्स आते हैं। मैं मानता हूं कि उनकी मजबूरी है कि उनको प्रोफेशन में जुड़े रहना है, उनको अपने क्रिमिनल को किसी तरह से बचाना है। उसको पता है कि उनके आंखों के सामने भी मर्डर हो जाए, कहेंगे बिल्कुल, ये कहेंगे कि जी हाँ ये बिल्कुल इनोसेंट है और बिल्कुल दूध का धुला हुआ आदमी है। ये उनकी प्रोफेशनल मजबूरी हो सकती है मलिक साहब की, परंतु जहां देश और पार्टी का संबंध आता है, मेरे लिए देश सबसे ऊपर है। ये जो बाकी चीजें कोर्ट की डिफेंस करने वाली बातें मेरे लिए बेईमानी है, ये चोरी है। ठीक है, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप करोड़ों अरबों रुपए कांग्रेस पार्टी छोड़ के समाजवादी में आए, समाजवादी से पैसा जब मिलना बंद हो जाएगा आप बीजेपी में आ जाएंगे, वो आपकी एक अपनी मजबूरी हो सकती है, परंतु देश मेरे लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूं और मेरे ऐसे मुसलमान दोस्त हैं, मैं दिल्ली 6 में रहता हूं, मेरे एड्रेस नोट कर लीजिए, जो इस देश के साथ खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। मैं दोबारा रुमान आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मेरे बहुत सारे वकील दोस्त हैं जो कहते हैं देश सबसे ऊपर है, कानून और तमाम धर्म सब बाद में आते हैं, लालच का कोई अंत नहीं है। यदि आज आप कांग्रेस में हैं और कल को समाजवादी पार्टी में और कल को आप बीजेपी में आ जाएं, कल को आप कम्युनिस्ट पार्टी में आ जाएं, पर मेरे लिए देश सबसे ऊपर है। ये बेईमानी बात है कि हम उनका डिफेंस कर रहे हैं, ये आपकी मजबूरी है क्योंकि आपको बहुत मोटी फीस मिलती है। मलिक साहब मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, ये उनको अच्छी तरह पता, उनके अंतरात्मा को पता है, पर सबके सामने कैसे कहें, कल को बार कहेगी कि यार आप वकीलों के खिलाफ बोल रहे हो, तो मैं किसी के दबाव में नहीं हूं, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट आदमी हूं, जो सच्चाई होगी उसको
ये नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे किसी चैनल पर छोड़िए, मैं हर जगह बात कहने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए देश ऊपर है और संविधान सबसे ऊपर है, क्योंकि रोमान जी, संविधान के अंदर कसम रोमान खाई है जी, मैंने कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस देश के संविधान का पालन करूंगा और जो सच्चाई होगी उसको बयां करूंगा, बियॉन्ड एनी लालच लोभ पॉलिटिकल पार्टीज। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से ना टिकट चाहिए, ऑफर आए थे, ऑफर आज भी है, ना जाऊंगा ना रहूंगा। ना मैं केजरीवाल नहीं हूं कि ना सरकारी मकान चाहिए ना कोठी चाहिए। बाबा जी का इस्तेमाल करके राजनीतिक आप आदमी बन गए, क्योंकि अब मेरी वो स्थिति नहीं है। मुझे जो सच है वो सबके सामने बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। जो ये अपराध हुआ है इसकी जिम्मेदारी रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये इंसिडेंट है, जिस तरह से चॉप किया गया, 26 इंजरी, 5-6 बार गले को रेता गया है, काटा गया है। ये केवल सीरिया और अफगानिस्तान में हो सकता है, हिंदुस्तान में इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ये फांसी के अधिकार है, डिजिटल एविडेंस सारे मौजूद है। रोमान, आपके मोबाइल के अंदर डिजिटल एविडेंस है, अब उस पर भी कहोगे झूठे थे ये सारे एविडेंस कि पुलिस ने क्रिएट कर दिया है किसी और माध्यम से आगे। ये आदमी बिल्कुल गऊ के धुले हुए हैं, दूध के धुले हुए। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल आपके चैनल पर तैयार नहीं हूं। ये फांसी के हकदार हैं और जो भी इस ट्रक के अंदर इन्वॉल्व है उन सबको एक मैसेज जाना चाहिए कि यदि दोबारा आपने इस तरह का कृत्य किया तो आपके लिए फांसी है। 6 साल के कसाब की सजा नहीं, 14 साल निर्भया का इंतजार नहीं, सजा का प्रावधान डेजिग्नेटेड कोर्ट है, ट्रायल का प्रोसीजर है। जल्दी ट्रायल नहीं, महीनों के अंदर ट्रायल होने से जाके मैसेज जाए कि हाँ यदि आपने ऐसा एक्ट किया है तो उसका जो जुर्माना है बहुत जल्दी देना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर गलत है या सही है मैं इस बात पे नहीं जाता, परंतु यदि वहां अपराध हुआ है तो उसका देन एंड देयर रिजल्ट आता है। ठीक है, उसमें सही या गलत वो कानूनी रोमान जी, एक मसला है, कानूनी बिल्कुल पेचीदा बिल्कुल मामला संजीव जी, है। मैं आपके रोमान जी, पास आ रहा हूँ। बिल्कुल एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के तौर पर, एक देश के नागरिक के तौर पर उनका जो गुस्सा है वो बिल्कुल पूरी तरह से जायज है। और उन्होंने जो बातें कही हैं, संजीव मलिक जी, आप उनका कुछ जवाब देना चाह रहे थे, आप उस जी, बारे में जी, कुछ अपने विचार रखना चाह रहे थे, मैं जी बताइए। मैं आपको एक बात बता दूं, देश हमारे लिए सबसे ऊपर है और वो है और हमेशा रहेगा। ये जो अभी एसीपी साहब बता रहे थे कि ये हमारा प्रोफेशन है, प्रोफेशन है। आप ये बताओ, या तो फिर सरिया कानून ले आओ। अगर उन्होंने गला काटा है, उनको चौराहे पे खड़े होकर 1 मिनट में आप गला काट दो, हो गया खत्म। फिर कानून क्या रह गया? फिर इंडियन कानून की क्या की बात क्यों कर रहे हो? फिर उनको और ट्रायल 14 की साल बात तक क्यों कर रहे हो? चलाओ, फिर उस केस को 14 साल तक ट्रायल कीजिए, 14 फास्ट साल ट्रैक तक कोर्टें ट्रायल भी करो, हैं, 50 फास्ट साल ट्रैक ट्रायल करो कोर्टें भी ना। हैं। आप, मैं एक एक कहता हूँ महीने 100 में साल ट्रायल एक करो एक उस केस एक एक का। महीने में ट्रायल सबमिट हो जाती है, एक एक महीने में कंक्लूड हो जाता है सारा काम। ये थोड़ा फिर सरिया कानून की बात करो। उन्होंने गला काटा, तुम भी खड़े होकर सड़क पे गला काट दो, तो बराबर हो 14 गए ना साल बातें। चलाओगे क्या इस केस फिर को? 14 साल चलाओगे मलिक साहब? कानून की बात करनी है तो फिर इंडियन कानून को, अगर आप, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है हमारा देश, अगर दूसरे नंबर पे चीजें आती है वो हमारा कानून है। अगर कानून में ये चीजें दी गई है, मैं जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या कोई गवाह है, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उस चीज को मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर उन्होंने ये काम किया है, वो काम प्रूव हो जाता है, तो उनको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं इस फेवर में भी हूँ। पर आप ये नहीं कह सकते ना कि विदाउट ट्रायल करे आप चौराहे पे ले जाके सर मैं काट दो, ट्रायल कलम नहीं कर दो। कर, मैं ये नहीं, मैंने विदाउट कभी नहीं ट्रायल कहा कि आप उनको फांसी की सजा दे दीजिए, पर कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा इसमें जरूर होना इसमें चाहिए कि रोमान समाज जी, के इसमें अंदर एक ये है मैसेज कि नहीं, जाए, अगर देश के अंदर एक मलिक मैसेज साहब, जाए। वेदभूषण जी का ये कहना था कि जो एविडेंसेस उन्होंने खुद ही क्रिएट किए हैं, हंसते हुए अट्ठास लगाते हुए उन्होंने वीडियो डाला है जिसमें धमकियां दी हैं कि और लोगों के साथ भी ऐसी किया जाएगा, हत्या करते हुए उन्होंने वीडियो बनाया है। वो तमाम चीजें ऐसी हैं, जैसे कल एक डिस्कशन हो रहा था उसमें कहा था कि ये नर पिशाचों वाला काम है। तो ये सीधे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का मामला दिखता है। तो कोई भी एडवोकेट इन सबूतों को देखते हुए क्या उनको लीगल मदद उनको देनी चाहिए? क्या उनको खुद ही सर, पीछे नहीं हट ये जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को किसी तरह की लीगल मदद नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि सबूत बिल्कुल अपने आप में, अब ऐसा जैसे वेदभूषण जी ने भी कहा कि ये जो सबूत हैं ये किसी एजेंसी ने नहीं बना दिए होंगे, किसी और ने नहीं बना दिए होंगे, ये उन्होंने खुद जो उन्होंने किया है और उसको प्रोपेगेंडा उन्होंने किया और उसका उन्हें फक्र है। उनको इस हत्या करने का कोई मलाल नहीं है और वो हर अंजाम भी भुगतने को तैयार है। सीधे तौर पर दिखता है इस हद तक रेडिकलाइज वो लोग हैं। वेदभूषण जी का ये कहना था सीधे तौर पर कि क्या
ऐसे लोगों को भी कोई वकील खुद आकर कहे कि मैं तुम्हें लीगल हेल्प देना चाहता हूं? रोमान जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा लीगल प्रोसीजर है। कोई भी कोई भी एक्यूज है, कोई भी है, उसको लीगल चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। इवन निर्भया केस कह लो, इवन कसाब कह लो, XYZ, आप कोई भी केस उठा लो, उसमें आपको, अगर मैं एज ए एडवोकेट मैं उसकी तरफ से नहीं अपियर होऊंगा, तो उसको लीगल एड से वकील मिलेगा। जो हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक लीगल एड बना हुआ है, वहां से उसको एक एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा कानून ही यही कहता है, हमारे कानून में ये चीजें हैं कि हम उसको अपना बात रखने का एक प्लेटफॉर्म तो दे, वो अपनी बात तो रखे। मैं ये नहीं कह रहा मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है, मैं तो उनके खिलाफ हूँ। उन्होंने बहुत गलत काम किया है, उनको मैक्सिमम पनिशमेंट होनी चाहिए। पर हमारा कानून तो ये कहता है कि हमें उसको भी तो राइट मिलना चाहिए। या तो फिर सरिया कानून कर दो, उठाओ, पुलिस उठाएगी, अपना चौराहे पर जाएगी, गर्दन काट देगी, खत्म कहानी। ये कोर्ट वगैरह बंद कर दो, अपना जितना हमारा संविधान है सब बंद कर दो। अगर वो चीज आप रख रहे हो तो फिर प्रॉपर हर किसी को राइट मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र जी मुंबई में इस समय मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, जैसा आपने सुना कि जो डिस्कशन चल रहा है कि उनको लीगल एड भी मिलनी चाहिए, अब फिर से बात वहीं की वहीं है कि जो ये हत्यारे हैं, जो तालिबानी तरीके से हत्या करते हैं, इनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जब ये हत्या कर देते हैं और इस तरह की आतंकी वारदातों को अंजाम दे देते हैं, तब उसके बाद इनके लिए कानून सबसे बड़ी चीज हो जाता है कि अब इनको कानून के हिसाब से इनका ट्रायल हो, कानून के हिसाब से इनको सजा मिले। तो धीरेन्द्र जी, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक सिविलाइज्ड कंट्री है, हमको निपटना है। उसके लिए एक तरीके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है उसके अंतर्गत हम लोग जाएंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि मुझे जो चीज लगातार लंबे समय से, इतने सालों से जब कवर करते हुए जो समझ में आती है इन्वेस्टिगेशंस को, कि एक तो अभी तक मैं बहुत सम्मान के साथ कहूंगा संजीव जी, कि हमारी अदालतें, हमारा सिस्टम अभी तक टेररिज्म से निपटने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास ना तो वो उस आइडियोलॉजिकली चीजों को समझ पा रहे हैं कि वो आखिर किस तरह से उनसे निपटा जाएगा, किस तरह के उनके सबूतों की चीजें तैयार होंगी। ये जरूर है कि उनको, चाहे वो कितना भी खर्चा क्यों ना हो, चाहे उस पर कितना लंबा समय लगे, मैं ये नहीं कहता, ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उनमें इनके फैसले होने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम अभी तक टेररिज्म से निपटने के लिए एक ऐसे कंट्री के तौर पर तैयार नहीं हुए हैं जो ये समझता हो कि आखिर ये वॉर किस तरह लड़ी जाएगी। क्योंकि अभी हम इसी डायलामा में गुजर रहे हैं रोमान। अगर आप लंबे समय से देख रहे हो कि एजेंसीज के पास वो ये तक नहीं, अभी मैं एक कोर्ट का फैसला सुन रहा था जिसमें ये था, जिसमें दो रईसुद्दीन को जमानत दी गई है, परसों एक जमानत दी गई है, जिसमें ये कहा गया कि उसने चूंकि बगदादी का जो बैत करना, बगदादी के साथ बैत करना, कोई उसकी तरफ इशारा नहीं करता। मैं डिटेल्ड उस फैसले को पढ़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो वर्ल्ड टेररिज्म इस समय हम लोग फेस कर रहे हैं, दुनिया का टेररिज्म जो सोशल मीडिया के साथ एक ग्लोबल विलेज की जो एक कंसेप्ट है, उसमें सही मायने में वो तकनीकों का बेहतर इस्तेमाल कर रहा। अमार अल हिंदी के बारे में आप जानते हैं, मैं जानता हूं, ये तमाम लोग जानते हैं जो इन्वेस्टिगेशंस कवर करते हैं। अमार अल हिंदी को शायद इस देश के बाकी लोग नहीं जानते कि किस तरह से उस आदमी ने कितने युवाओं को यहाँ से सीरिया लड़ने के लिए तैयार किया, यहाँ के लिए तैयार किया। तो ऐसे समय में मुझे लगता है एक फुल प्रूफ सिस्टम तैयार करना होगा। यहाँ की जो जुडिशियरी है उसको समझना होगा कि आखिर वो जो क्राइम की, वो जो अपराध, टेररिज्म की जड़ है वो कहाँ है। ये सिंपल कत्ल नहीं है वो, बल्कि हो सकता है बहुत सारी मैं देखता हूँ कि बिना वो जाने, बिना तमाम, जैसे मैं इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहा हूँ, तो जब हम लोग NIA कवर किया करते थे, जब ये नया बना था, तो ज्यादातर को उन बाकी तमाम टेक्स्ट की जानकारी तक नहीं होती थी। उनको लगता था ये पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। मैं जब 2008 में IM के कुछ लड़के पकड़े गए थे, तो IG ज्वाइंट कमिश्नर का कहना था कि ये बहके हुए और सिरफिरे लोग हैं। यानी जिस टेररिज्म से वो निपटना जा रहे हैं, उस टेररिज्म के बारे में डिटेल्ड उनके पास जानकारी तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है कि हमको ये देखना है कि हमारा सिस्टम, खासतौर से जुडिशियरी और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनको ये समझना होगा कि वो किससे टकरा रहे हैं।
ये कौन सा जो एक कल्ट है जो सीरिया जैसे देश को तबाह कर सकती है, इराक जैसे देश को बर्बाद कर सकती है। ये तमाम और इस समय अल शबाब लड़ रहा है, और तो, जो अलग अलग जो संगठन है, आपको याद होगा अफ्रीका के अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों में वो देश तबाह कर दिए हैं, और हम अभी तक इस चीज को तय नहीं कर पाए रुमान कि हमको इनसे फेस कैसे करना है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही बिल्कुल है आपने जी, आपने बिल्कुल जो बात कही वो बिल्कुल सच है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब आतंकवाद का एक चेहरा हुआ करता था, दिखता था कि कौन आतंकवादी है, किस संगठन से जुड़ा हुआ है। इंडियन मुजाहिदीन का आपने जिक्र किया, इंडियन मुजाहिदीन का यासीन भटकल, उसने इस संगठन की शुरुआत की थी। यहाँ पर उसने जगह जगह बम ब्लास्ट किए। एजेंसीज कहती थी कि भूत कर गया बम ब्लास्ट, कोई चेहरा ही नहीं था, अचानक से पब्लिक के बीच से वो आदमी आता था, बम प्लांट किया, बम बनाकर और चला गया। उसका पीछे कोई लिंक नहीं, आगे कोई लिंक नहीं, जाने कितने धमाके ऐसे हो गए, कितने बेगुनाह की जान चली गई, और याद एजेंसीज होगा को ये पता ही नहीं था कि कौन याद होगा धमाके कर रहा है। आपको रुमान, याद होगा एक मेल आता था, याद है 5 मिनट पहले मेल आता था कि हम यहाँ धमाका करने इंडियन वाले हैं, मुजाहिदीन के नाम से। यस, बिल्कुल, रोक सको तो रोक लो। सको तो रोक लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके वेदभूषण जी भी बाद उस समय से दिल्ली पुलिस का ही हिस्सा थे। जी हम लोगों ने वेदभूषण भी कई जी बार उस समय दिल्ली चर्चा भी की, जब क्योंकि वो बिल्कुल मेल दिल्ली मैंने ब्लास्ट हुए कई थे, बार स्पेशल सेल को दिल्ली ब्लास्ट के जी, बाद, दिल्ली ब्लास्ट के बाद फिर जब बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ, पकड़े गए लड़के, उनको देख के कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि ये इस तरह की आतंकी वारदातों में शामिल हैं। ये शुरुआत थी बिना चेहरे वाले आतंकवाद की, और आज देखो मैं कहां पर उसमें कौन बैठा हुआ रुमान है। एक चीज और जोड़ता हूं मैं, वेदभूषण जी इस बात का गवाह होंगे, हालांकि बातचीत संजीव जी को लग रहा होगा उस तरफ जारी है, लेकिन बातचीत हम लोग टेररिज्म पर ही कर रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने इतने दिन तक इस टेररिज्म को खुद कवर किया। वो लाशें जब जाकर चिपकती हैं, जब जाके चिपकती हैं 2-2 मंजिल पे, तो वो लाशें आपको शब्द खो देती हैं, आपके पास शब्द नहीं होते। मैं पूरी तरह मानता हूं कि एक कितने भी कट्टर आतंकवादी को, हमको जो कानून ने हमारे हक दिया, हम उसको हक देंगे। मुझे अजमल कसाब पर खर्च हुए पैसों पर दुख इसलिए है कि वो लंबे समय तक हुए, लेकिन उस पर पैसा खर्च होना चाहिए, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्याय के लिए हम दुनिया में फिर जाने जाते हैं कि हम अपने दुश्मन के साथ भी, ये हमारी सिविलाइजेशनल एक आइडिया है जिसपे हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उस पर खड़ा उतरना। लेकिन वेदभूषण जी याद है आपको कि किस तरह से उस समय एजेंसीज ये तय नहीं कर पा रही थी कि ये कौन सा ग्रुप है। जब शुरुआती धमाके हुए तो ये लग रहा था कि ये कोई नई तंजीम है, लेकिन है कौन ये। इस तरह से आज हम लोग वहां पहुंच गए कि एक अम्मार हिंदी, यूसुफ अल हिंदी सीरिया में बैठा है या कहां बैठा है हमको मालूम नहीं, और वो जो चीज बता रहा है वो ये कह रहा है कि आपको बगदादी से बैत करनी है। अब यहाँ किसी ने वीडियो से बैत कर ली है, ये आप लीगली तो प्रूव कर नहीं पा रहे, और कोर्ट ये कहेगी कि किसी से बैत करने का कोई मतलब नहीं होता। हालांकि रुमान उसको आसानी से समझा सकते हैं कि बैत करने के बाद उसका मतलब क्या होता है। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि आपका जुडिशियरी, आपका कानून अभी तक इस टेररिज्म से निपटने के लिए जिस तरह की तैयारी चाहिए, जिस तरह का आइडिया, जिस तरह से उसको वेल वर्ड्स होना चाहिए, वो नहीं है। बैत करने का मतलब बगदादी से उनको शायद जो लगा हो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बगदादी से बैत करने का मतलब गला काटने की तैयारी करना, उन यजीदी लड़कियां यानी गैर मुस्लिम लड़कियों को जो वहां पाई जाती हैं उनको सेक्स स्लेव बनाकर बेचना, मंडी लगाना, वो सामने दिखता है। बैत करने का मतलब ये है, बैत करने का मतलब ये है कि बगदादी से अगर बैत हो गया तो बगदादी का दिया हुआ ऑर्डर उसके लिए आखिरी ऑर्डर है, उसको हर हाल में उसको पूरा ही करना है। कोई इफ बट वो कर ही नहीं सकता कि ये, इसमें अपना दिमाग भी नहीं लगा सकता कि ऐसा करना सही है या गलत है। मैं पहले उनसे पूछूंगा, मतलब वेदभूषण जी बताएंगे, और उसके बाद संजीव जी से भी इसी सवाल का जवाब कोशिश करेंगे समझने की। वेद जी आप बताइए कि किस तरह से आपका निपटने का जो एक्सपीरियंस था और कोर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा मिसमैच करता है। धीरेन्द्र जी, मैं आपकी बात से 100% नहीं 200% एग्री करता हूं, क्योंकि आज इंटरनेट का टाइम है। जो दावते इस्लामी जो संगठन है जिसकी 26 ब्रांचेज हैं, शायद अदालत को भी नहीं पता होगा, इस देश की सबसे बड़ी अदालत को नहीं पता होगा कि दावते इस्लामी कौन है, उनको किस तरह से ऑपरेट करते हैं। आज मैं और आप बहस कर रहे हैं
नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा है, मैं उसके डिबेट में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अदालतें तय करेंगी कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा, या वो हेट स्पीच में कवर होता है या नहीं होता है। परंतु जिस तरह से नूपुर शर्मा को लेकर पूरे हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में जो प्रतिक्रियाएं की गई, उसका कानून के अंदर भी कोई अभी हिसाब किताब होना बकाया है, क्योंकि अभी वो हेट स्पीच है भी या नहीं है। क्योंकि इस तरह की स्पीच एक बार नहीं, बड़े बड़े मलेशिया से जाकिर नायक जैसे लोगों ने करी है। और मैं कोई धार्मिक ना गुरु हूं, ना प्रवचन करने वाला आदमी हूं, ना किसी पार्टी से रिलेटेड हूं, ना मैं वकालत करता हूं, हालांकि लॉ को जानता हूं, लॉ ग्रेजुएट हूं। मैं आज भी काला कोट पहन कर अदालत में खड़ा हो सकता हूं, वो मेरी अपनी पर्सनल एक कंपल्शन हो सकती है। परंतु जिस तरह से सिस्टम है, सिस्टम को जरूरत है समझने की, अदालतों को समझने की कि कानून कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे लॉर्ड मैकाले के बने हुए कानून है। जब मैं और आप सब कोई भी पैदा नहीं हुआ तो उस टाइम के कानून है। क्या हम हमारी अदालतें उन कानूनों से चलेंगी या उससे अलग हटके बात करेंगी? पुंडीर साहब, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं। समाज को, कानूनों को, अदालतों को और भी आगे जाके सोचना चाहिए कि देश के इंटरेस्ट के अंदर क्या है। मैं मानता हूं कि आज वो जो अरेस्ट हुए हैं, जिन्होंने उदयपुर में कन्हैयालाल का मर्डर किया, बरी हो जाएंगे, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। परंतु इस देश को सोचना चाहिए कि क्या वो ठीक है। यदि 10 साल बाद उनको करोड़ों रुपए खर्च करके आपने उनको फांसी दे दी, तो ये बहुत अच्छा काम नहीं किया आपने। उसका निर्णय जल्दी होना चाहिए। मैं मलिक साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि भाई जैसे वहां पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में होता है, देन एंड देयर कोई जजमेंट आ जाए कि उनका गला काटकर टिट फॉर टैट कर दिया जाए। परंतु इतना जरूर होना चाहिए, समाज के अंदर जरूर मैसेज जाना चाहिए कि यदि ये गलत करोगे तो उसका हिसाब किताब जल्दी होगा। हिसाब किताब होना भी चाहिए, न्याय देखना नहीं चाहिए, न्याय होना भी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि न्याय हुआ है, ये मजबूरी है। सरकार का इस्तकबाल होना चाहिए, चाहे बुलडोजर चलाना पड़े, चाहे उनका घर डायनामाइट से उड़ाना चाहिए। मैं तो उससे आगे की बात कर रहा हूं। यदि उन्होंने कोई भी ऑफेंसिस किए इस हिंदुस्तान में रहते हुए, चाहे वो ऑफेंसिस, चाहे उनकी इकोनॉमी से उनके बैंक अकाउंट डिटेल इकट्ठे करने चाहिए, उनकी तमाम जो पिछले रिकॉर्ड से उनको चेक करके जो बेस्ट पनिशमेंट हो सकता है इन लोगों को दिया जाना चाहिए। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है और बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि यदि हम एक स्टेप आगे भी जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। जिसने किसी का परिवार तबाह कर दिया, पूरा घर तबाह कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया, यदि इस देश को कानून छोड़कर यदि एक स्टेप आगे यदि कानून की दुहाई देते रहेंगे तो कानून बात हो सकता है 10 साल बाद इनको सजाए। मैं और मलिक साहब और पंडित साहब, आप, हम रोमान भाई, हम आज पे डिबेट भी नहीं करेंगे जिस तरह से आप डिबेट कर रहे हैं। परंतु जो बिल्कुल, आपने बहुत परिवार सही बात जिन्होंने कही। अपने बच्चे को खोया है, जिनका बेटा धीरेन्द्र जो जी खोया हमेशा है, एक ही बात उसका कहते हमारे हैं पास कोई कि जवाब नहीं होगा। इतिहास में की गई गलती भविष्य का ब्लंडर बन जाती है। इंडियन मुजाहिदीन की बात हुई थी, मुझे आज भी याद है बीडनपुरा में जो लाशों का ढेर वहां पे पड़ा हुआ था, उसको देखकर मेरी क्या हालत थी, मैंने वो कवर किया था। और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही दिन में 3-3 ब्लास्ट होते थे, और उस समय देश के तत्कालीन गृह मंत्री तीनों जगह पर जाते थे और तीनों जगह पर कपड़े चेंज करके, सिलवट भी नहीं होती थी एक कपड़े पर, तीनों जगह पर अलग अलग कपड़ों में जाते थे। तो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यही है कि इतिहास में जो गलती हुई है वो ब्लेंडर बनती जा रही है। अगर मैं उस समय में एक बार थोड़ा सा रोमान, मलिक साहब उस पर कुछ कहेंगे और उसके बाद श्याम जी भी कहेंगे, क्योंकि वो एक आम आदमी की तरह सबको देख रहे हैं, मलिक साहब एक लीगल लुमिनरीज की तरह देख रहे हैं। मलिक साहब। जी, एक्चुअली क्या है, अभी एसीपी साहब बता रहे थे, आप थोड़ा सा, मैं 2 मिनट ज़्यादा लूँगा। क्राइम नहीं शुरू लीजिए होता क्राइम शुरू होता है कैसे? आप इसी केस से ले लो। क्राइम शुरू हुआ, कन्हैयालाल ने एक पोस्ट डाली, जी उसके बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। पुलिस को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने कंप्लेन दी कि भाई मुझे जान से खतरा है। तो कमियां कहाँ से शुरू हुई है? कमियां पुलिस के व्याप पे शुरू हुई है। अगर पुलिस वहाँ सख्त होती, अगर हमारा शासन सख्त होता, अगर वहाँ की सरकार सख्त होती, क्या ये क्राइम आगे होता? मेरे हिसाब से नहीं होता। उसके बाद उन्होंने अपनी एक वीडियो डाली, उस वीडियो के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद उन्होंने मर्डर किया है, बहुत ज़्यादा गलत काम किया है। उसके बाद जो एविडेंस कलेक्ट करेगी
जो इन्वेस्टिगेशन वहाँ की पुलिस करेगी या जो इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी, उस इन्वेस्टिगेशन को जब कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, उस सबमिट के बाद ही कोर्ट उस पर कोई डिसीजन लेगी। आप कोर्ट को ब्लेम करना कब बंद करोगे, पुलिस एसीपी साहब या मेरे जो भी दोस्त है, कि जब जो पुलिस कमियां छोड़ती है तभी कोई एक्यूज बरी होता है। अगर पुलिस अपने केस में कमियां अगर पुलिस अपने केस में कमियां ना छोड़े, एक बार उनको बोलने दीजिए एसीपी साहब, वेद भूषण जी उनका जवाब दे दीजिए। नहीं, आप उनका जवाब दीजिएगा आराम से। पहले एसीपी साहब, वेद भूषण जी, पुंडीर साहब 2 मिनट, अच्छा 2 मिनट का टाइम मुझे चाहिए। निर्भया केस के अंदर मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मलिक साहब आप भी देख लीजिए, पुंडीर साहब आप भी देख लीजिए, रुमान जी आप भी देख लीजिए, श्याम सुंदर जी आपके लिए बोला, पूरे देश को बोल रहा हूँ। 16 दिन के अंदर चार्जशीट पुलिस ने फाइल कर दी थी। कितने दिन के अंदर? 16 दिन के अंदर, 16 डेज, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। और फाइल कन्विक्शन होने में कितना टाइम लगा? 14 साल। 14 साल लगे। आप पुलिस पर, सरकार पर ब्लेम मत कीजिए, सिस्टम पर ब्लेम कीजिए। अदालतों का जो सिस्टम बना है, पुंडीर साहब ने बिल्कुल सही सवाल किया है। 16 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में आ गई थी। आप देख लीजिए कल पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर कितने दिन के अंदर आई थी। ये जो लीगल हैसल है, जो एडवोकेसी खड़ी ठीक है, वेद भूषण जी इनको सुन लेते हैं, संजीव जी को सुन लेते हैं। वो कोई नहीं, हम लोग डिबेट एक अच्छे रास्ते की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई उसमें नमन नहीं है। थैंक यू। मेरा सिर्फ पुंडीर साहब, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो इन्वेस्टिगेशन में ये फुलफिल नहीं कर पाते, जो लूपहोल ये छोड़ते हैं, आप कोई भी जजमेंट उठा लो, सिंगल वन आप निर्भया की उठा लो, XYZ किसी की भी जजमेंट उठा लो, जब उनको बरी किया जाता है या उनको पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दी जाती, कम पनिशमेंट दी जाती है, तो लूपहोल पुलिस द्वारा करे जाते हैं। वो उन कंडीशन को, उन जो ला के सिस्टम होता है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। हाँ, अभी अगर देखा जाए, आपकी थोड़ी बहुत बात से मैं सहमत हूँ कि इतनी जल्दी फैसले नहीं हो रहे हैं, फिर भी अगर आप देखो, अब जब जाओ कोर्ट में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट मैक्सिमम कोर्टें बनी हुई है। जैसे पटियाला हाउस के अंदर है 2-3 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, 30,000 के अंदर है 4-5 फास्ट ट्रैक कोर्टें हैं। तो हर जगह वो चीज़ें है। अब ये तो है नहीं कि एक दिन में सिस्टम बदल जाएगा, हमारा कानून है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर पुलिस लूपहोल ना दे तो मेरे हिसाब से 100% पनिशमेंट मिले। मैं एक बात जरूर करूंगा। मैं अभी श्याम जी बताएंगे। श्याम जी एक आम आदमी की तरह इस पूरी चीजों को देख के, श्याम जी क्या आपको लगता है कि हमारे कानून, हमारी जुडिशियरी, मैं निंदा के तौर पर नहीं कर रहा हूं या किसी पे एलिगेशन नहीं, लेकिन जिस तरह से टेररिज्म ने अपने आप को एक खतरनाक, मतलब पहले तक एक घटना होती थी, पहले मैं चूंकि शुरू से देख रहे हैं, अब्दुल करीम टुंडा के समय से हम लोग क्राइम को पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने सिख टेररिज्म को, जो वहां से खालिस्तानी टेररिज्म ने, माफ कीजिएगा, जो खालिस्तानी टेररिज्म का जो पूरा का पूरा दौर देखा, जिसमें पंजाब में किस तरह के, उसके बाद अब्दुल करीम टुंडा के ट्रांजिस्टर बम्स देखे, उसके बाद फिर आपने तमाम बड़ी घटनाएं देखी। एक समय तो खैर मुंबई का ब्लास्ट याद ही है आपको, और उसके बाद फिर IM आता है, और IM के बाद अब यही हिंदुस्तान में IS है, हिंदुस्तान में AIQS है। आपको लगता है कि कानून उसको समझ पा रहा है जहां हम लोग जिस खतरे को, थ्रेट को हम सामना कर रहे हैं? श्याम सुंदर जी, एक आम आदमी के तौर पर आप। धीरेन्द्र जी, जिस प्रकार का न्यायिक प्रक्रिया में तो पद ही खाली पड़े, बहुत ज्यादा सुनवाई होती नहीं, बहुत आम व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कितने पद खाली पड़े हैं, और लोअर कोर्टों के तो 50% जब पद ही खाली पड़े हैं, तो स्थिति तो अच्छी नहीं है न्यायिक प्रक्रिया में। अब हमारे यहाँ जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ था 2011 में, 11 साल लगे उसको, फिर उसके बाद आजीवन। टुंडा हमारे अजमेर कोर्ट में आता है, जयपुर कोर्ट में आता है, टुंडे वाली मैंने भी देखा, कवर किया है। और अजमेर दरगाह में बम ब्लास्ट हुआ था, आपको पता हो उसका क्या हुआ? उसका तो पता नहीं क्या हुआ। वो तो आतंकवाद, उसको तो भगवा आतंकवाद कह करके फिर क्या हुआ, जांचें हुई, उसके बाद सरकार बदल गई, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। बहुत अलग अलग चीजें हैं। अब देखिएगा, अब जो जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि NIA जांच कर ले, हम इसको फास्ट ट्रैक बना करके 1 महीने में सजा दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2023 में चुनाव है राजस्थान में, और ये चुनावी मुद्दा बहुत अहम बनेगा, बीजेपी के लिए भी होगा, कांग्रेस के लिए होगा। इसलिए दोनों पार्टी चाहेंगी कि इसका डिसीजन भी सही तरीके से हो जाए। तो दोनों पार्टी फायदा कैसे लेंगी? देखिए, अशोक गहलोत कहेगा तुष्टिकरण की राजनीति होती है, राजस्थान में है, कांग्रेस करती है, उसमें दो राय नहीं, करती आई है, करेगी भी आगे भी। लेकिन इसके माध्यम से वो कहेगी कि ये जघन्य अपराध हुआ है,
जिस प्रकार की घटना हुई है, हमने केंद्र की बात को माना, क्योंकि केंद्र को हमने सिफारिश करी नहीं थी कि हमारे यहाँ एनआईए आकर के जांच करे। जांच आई है वो, तो हमने उसको सुपुर्द भी कर दिया। और जिस प्रकार से देखिए दावते इस्लामिक संगठन जो आप बताए उसका संबंध निकल रहा है इसका, और जो जांचों में सामने आ रहा है कि ये तो किराए का मकान में रहता है। एक्चुअल में ये उदयपुर का निवासी नहीं है दोनों, एक तो उसमें आसींद है हमारे भीलवाड़ा जिले में, वहां का रहने वाला है, ये 10 साल से वहां रह रहा है और ये निश्चित रूप से आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। और हमारे 8 जिले हैं जहां पर इसने अपनी करके वहां के जो युवा है, मुस्लिम युवा है, बेरोजगार युवा, उनको बना करके एक चैन बनाई है। उस चैन के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें निकल के जो सामने आएगी, एक देश में नया चीज निकल के, जिस प्रकार से घटना हुई। जी वेद प्रकाश, ओके वेद जी, मैं बता रहा, जिस प्रकार की पुलिस की नाकाबी शुरुआत में रही है हमारे यहाँ, उसमें दोहरा ही नहीं है। हमारा जो यहाँ का उदयपुर का आईजी है, वो तो यहाँ डूंगरपुर में देखिएगा जो शराब माफियाओं से बंदी लेने का काम करता है। इसका मतलब है कि वो काम नहीं करता। एसपी की स्थिति बहुत खराब है, काम नहीं कर पाया। टाइम पे अगर ये किया होता तो ये निश्चित रूप से कन्हैयालाल बच गया होता, कन्हैयालाल की मौत नहीं होती। जिस प्रकार का पहले वीडियो जारी करना, बाद में वीडियो जारी करना, क्या स्थिति बन गई इस देश की, हमारे प्रदेश की। देखिए हमारा जो उदयपुर है निश्चित रूप से देखिए पर्यटन स्थल कहलाता है, महाराणा प्रताप का शान और वीर भूमि कहलाती है। उसमें इस तरह की घटना घटी है, ये पूरे देश को देखिए अच्छा हुआ आम नागरिक समझ गया, नहीं तो कत्लेआम हो सकता था। आपस में द्वेष भावना बढ़ती तो ये क्या स्थिति होती इस प्रदेश की या देश की। तो निश्चित रूप से इस पे हर कुछ धार्मिक हमारे जो दरगाह दीवान है उन्होंने इसकी निंदा की है और कहा कि फांसी की सजा। उन्हें हमारे तो एक मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावाल, उसने कहा कि 4 घंटे में इसको कर देना चाहिए, लेकिन वो खुद मंत्री होने के बाद अगर कहते हैं कि शूट कर देना चाहिए, तो इस प्रकार की घटना को हम सब मिलकर के अगर कंडेम नहीं करेंगे और दोषारोपण, जिस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया में जो टाइम लगता है उसको अगर न्यायिक प्रक्रिया में बचाने वाले अगर आएंगे ज्यादा, तो राजनीति होगी, तो निश्चित रूप से इसको सजा नहीं मिल पाएगी टाइमली। तो सजा मिले, देश में संदेश जाए कि ऐसा काम करने वालों को आगे भी सजा मिलेगी। और देखिए राजस्थान में पहली घटना नहीं है, हमारे यहाँ 6 घटना हो गई और वहां पर कार्रवाई नहीं। जोधपुर में जिस प्रकार के ईद के दिन जो कुछ देखने को मिला और वो उपद्रव हुआ और सारी बातें हुई, लेकिन 107 और 151 में उनको रात को जमानत दे दी गई। तो है कमियों को दूर करने के लिए निश्चित रूप से पुलिस को भी सतर्कता बरतते हुए अच्छे काम करने चाहिए। हमारे डीजी जो रिटायर हो गए, जवाब देना चाहते हैं। नहीं हमारे श्याम सुंदर जी, पुंडीर साहब कुछ कह रहे हैं, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। पुलिस तो एक टूल है श्याम सुंदर जी, पुलिस एक टूल है, नूपुर भी एक बहाना है। मैं आप गूगल करके देखिए, ये हिंदुस्तान की जुडिशरी है। बागपत के अंदर 14 दिन के अंदर रेप के एक्यूज को फांसी की सजा दी गई थी, 14 दिन के अंदर। पर इस केस को इतना हाई प्रोफाइल बना दिया जाएगा कि बड़े बड़े बैटरी ऑफ लॉयर, आप देखिएगा जयपुर कोर्ट के अंदर जब यह जहां भी इसके ट्रायल होता है, इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के एडवोकेट खड़े होंगे इनको डिफेंड करने के लिए। ये हम सब के लिए शर्म की बात है, सोचने की बात है। क्या केवल हमारे लिए वकालत का प्रोफेशन या पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट है या देश इम्पोर्टेंट है? 14 दिन के अंदर फांसी की सजा बागपत के अंदर होगी, क्योंकि बेचारा आम आदमी था, गरीब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, नहीं था। एक चीज क्लियर कर देता हूँ। हाँ, मध्य प्रदेश में बहुत सारे केसेस में हुई है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मेरी सिंसियरिटी दूसरी चीज को लेकर है। ये बात जरूर है कि हमारे सिस्टम में सब जगह खामियां हैं, लेकिन टेररिज्म एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है। जैसे मैं वकील साहब से सुन रहा हूँ, मैं एक तौर पर वकील साहब ये बता दूं कि टेररिज्म से सिर्फ अकेला कोई नहीं, पूरा देश जूझता है टेररिज्म से, पूरा देश को जूझना पड़ता है, पूरे सभ्यता को। बिल्कुल, मलिक साहब से यही सवाल पूछ रहे थे कि टेररिज्म एक क्राइम नहीं है, टेररिज्म एक क्राइम नहीं है। धीरेन्द्र जी, आपकी आवाज चली गई थी, आपका वीडियो चला गया था, आपका अभी आ रही है, अभी आवाज आ रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब कोई राष्ट्र ये तय करता है कि वो टेररिज्म से कैसे निपटेगा, उसको या तो ये रास्ता अपनाना पड़ता है
जो हम लोग बाकी उन तमाम देशों में देखा जहां टेररिज्म ने वो देश तबाह कर दिए, चाहे तालिबान हो चाहे वो कोई भी हो। और या फिर आपको ये तय करना होता अमेरिका की तरह, हो सकता है कि बहुत सारी चीज अतिरंजित हो, लेकिन अमेरिकन जो सोयल पर जो अटैक हुआ, जो हम लोगों ने पहला अटैक देखा था जो ट्विन टावर वाला, उसके बाद उन लोगों ने अपने सिस्टम को चाक चौबंद किया क्योंकि राष्ट्र को लड़ना है। संजीव जी, मेरा सिर्फ ये है, मैं अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं किया उन लोगों ने, ये नहीं कहा कि हमारे सिस्टम में कमी थी, उन्होंने कहा कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कुंडीर साहब, ये मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। उन्होंने पूरा कंट्री एक साथ खड़ा हुआ, उनके वकील खड़े हुए, उनकी सरकारें खड़ी हुई, उनकी पार्टीज खड़ी हुई कि हम इसका जवाब देंगे, और अमेरिका ने जवाब दिया। बड़े से बड़े हिंदुस्तानी आदमी के जूते कपड़े उतार दिए गए वहां पर। एक चीज मेरा सिर्फ उनके साथ, संजीव जी के साथ एक बात का तो बिल्कुल राब्ता है कि मैं उनके इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, हम उनको राइट देंगे, राइट मिलेगा, हम नहीं देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इसलिए हम कोई देने वाले नहीं होते। लेकिन हमको, जब हम टेररिज्म की बात करें तो हमारी जुडिशियरी को ज्यादा सेंसिटिव होना होगा। मैं आज भी इसलिए कह रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं रुमान दोनों उनकी इंटरोगेशन पढ़ते हैं, वो जो बोलते हैं, क्योंकि ये एक्ट ऐसा एक्ट नहीं है जिससे किसी एक को नुकसान हो रहा हो। आप उसके बाद आप ये सोचिए कि उस यूथ को जो बाहर निकल रहा है, जो मुस्लिम युवा है, उसको हमारी नजर में, मेरी नजर में, आपकी नजर में एक हम डरेंगे, हमको अचानक मजाक बनने लगा कि उसको देखते ही। तो ऐसे समय में अगर सिस्टम नहीं लड़ेगा और उनके रूट कोज पे नहीं जाएगा, खासतौर से मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि कोर्टों को ये समझना होगा कि टेररिज्म के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बिना किसी एविडेंस के किसी को सजा नहीं देनी चाहिए, किसी भी कीमत पर, 1 से लाख तक नहीं। क्योंकि आपका जो आइडिया है मैं उसके सहमत हूं कि आंख बंदी हुई है, लेकिन आंख अब खुलनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि हमारी जुडिशियरी को ये समझना होगा कि ये टेररिज्म पूरे नेशन को समझना है, क्योंकि नेशन ही वापस करता है। वकील साहब, आपको नहीं लगता कि ये बात अभी भी जुडिशियरी के अंदर भी टेररिज्म किसका है, उसको किस तरह से निपटना है, उसकी बजाय वो उसको आज भी एक सिंपल क्राइम के तौर पर, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कुंडीर साहब। एक्चुअली क्या है कि जो कानून है, जो हमारा सारा सिस्टम है या कानून है, उससे बाहर जुडिशरी क्या कर सकती है? जो लॉ है उससे अलग क्या कर सकती है जुडिशरी? जुडिशरी तो उससे अलग कुछ कर ही नहीं सकती। जिस जो बाउंड है, टेररिज्म है या नॉर्मल क्राइम है, जो लॉ के अंदर है उसी के हिसाब से तो जुडिशरी काम करेगी। अभी एसीपी साहब खुद ही बता रहे थे कि बागपत में 15 दिन के अंदर अंदर उसको फांसी दे दी गई। अगर बागपत के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर फांसी दी जा सकती है, अभी शर्मा जी बोल रहे थे कि अब ये केस में ज्यादा तूल पकड़ेगा, राजनीतिक वो है, इसके बाद ये मेरे कहने का मतलब सिस्टम सिर्फ यही है कि स्पेसिफिक एक केस को क्यों आप फास्ट कर रहे हो? अगर फास्ट करना है, अगर सिस्टम को ठीक करना है, तो सभी केसों को फास्ट करो ना। कि ये केस तूल पकड़ गया, पॉलिटिकल बीजेपी का वो हो गया, कांग्रेस का वो हो गया, जनता दल का ये हो गया, उसका ये हो गया, अगर वो लाइमलाइट में आ गया, वो रुमान जी ने उठा दिया, वो न्यूज नेशन ने पिक कर लिया, तो उसमें तो आप 1 महीने में डिसाइड कर दोगे, ठीक है जी। उसमें तो अभी एसीपी साहब बोल रहे थे कि बड़े बड़े एडवोकेट आ जाएंगे, फीस जाएगी, ये होगा। मैं तो, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कानून का काम करे, इन्फ्लुएंस में कुछ ना हो। दूसरी बात यह है कि जो कानून में लिखा हुआ है, जो हमारी बुक्स के अंदर है, सिस्टम, हमारा जुडिशरी उसी हिसाब से काम करेगी ना। आतंकवाद किसी के फेवर का नहीं है, बहुत देश खत्म भी हो चुके हैं। आप पाकिस्तान देख लो, XYZ और भी कंट्री है, इंडिया भी अभी फिलहाल इतना वो है कि चलो एक तरह से देखा जाए कि सारी चीजें, सिस्टम बदल रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्टें बन रही है, जल्दी डिसीजन हो रहे हैं, जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ इतना है कि राइट तो मिलना चाहिए ना, हर किसी को राइट मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, या तो फिर सरिया कानून कर दो भाई, वहाँ अगर किसी ने जेब काटी तो हाथ काट दो, किसी ने कुछ और काम करा तो गर्दन काट दो। मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूँ, मैं इस चीज के फेवर में भी नहीं हूँ कि इनको ये छूट जाए, ये बरी हो जाए, या इनको मिनिमम सजा मिले। मैं इस फेवर में भी हूँ, इनको मैक्सिमम पनिशमेंट मिले। रुमान, इतने लंबे समय से हम लोग कल भी डिस्कस किए, इस पे आज भी डिस्कस कर रहे हैं, लगभग उसी पैटर्न पर जा रहा है जैसा हम लोग पहले देखते रहे कि सेल्फ ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है, ट्रेनिंग है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन अगर ये सब नहीं होते तो भी आपको लगता है कि ये दूसरे तरीके से एक्ट करते, क्योंकि सड़कों पे जो नारे लगा रहे हैं सर तन से जुदा, सर बिल्कुल। तन एक से चीज जुदा। एक चीज आपने मिस कर दी। इन सब के अलावा इनकी पीठ थपथपाने वाले लोग भी हैं कि तुमने जो जी किया बहुत वही। बढ़िया किया, या ये काम करोगे तो तुम बहुत बड़ा काम करोगे। अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि शार्ली एब्दो के एडिटर्स पर फ्रांस में जब हमला हुआ था पेरिस में, उस समय उसका खुलकर भारत में विरोध नहीं हुआ था, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने विरोध नहीं किया था। एक तरह से एक मैसेज इसी तरह का दिया गया था कि उनको ऐसा लगा कि इन्होंने जो काम किया था उसका उनको सजा मिली है, अंजाम मिली है। वही चीजें धीरे धीरे करते 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 भारत में अब कमलेश तिवारी से होते हुए कन्हैया तक पहुंची हैं। अब इसमें भी आप ये देखिए कि सबसे पहले कानपुर से सूफी खानका के मौलाना का बयान आया कि ये आईएसआईएस के आतंकी हैं। इन्होंने 4-5 तंजीमों का नाम ले दिया कि ये उनका ये कहना था, उनका मकसद ये था कि देवबंदी तंजीम के हैं ये, आपस में उन्होंने कहा कि वो उनके लोग हैं। लेकिन जब ये जब सामने आया कि वो अजमेर शरीफ दरगाह ही जा रहे थे, वो बरेलवी सूफी विचारधारा के मानने वाले थे, तब उसके बाद अचानक सबके सुर बदले। अजमेर शरीफ से भी आया कि इनके खिलाफ ये करना चाहिए और ये आतंकी गतिविधि है। तो ये चीजें जब तक चलती रहेंगी तब तक इन लोगों को बल मिलता रहेगा, भले ही वो ऑनलाइन रेडिकलाइज ना हो, कुछ ना हो, लेकिन उनके आसपास इधर उधर ऐसे लोग हैं जो पीठ थपथपाने वाले हैं। और उनमें भी ऐसे लोग हैं जो ये ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो कहते हैं कि अरे भैया ठीक है, वो पल्ला झाड़ लेते अपना, इस एक्ट के खिलाफ बात नहीं करते, वो ये कहते हैं ये चीज तो उन्होंने की है। रुमान भाई, केरल के जो गवर्नर है आरिफ साहब की प्रतिक्रिया आदि आपको सुन लोगे तो रुमान भाई आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारे देश से जुड़े हुए हमारे जो भाई है, मुस्लिम भाई है, आरिफ भाई को यदि आप आज इस बारे में यदि डिबेट में सुनेंगे, जो आरिफ जो गवर्नर है, जिम्मेदार आदमी है, देश के एक स्टेट के गवर्नर है, जो आरिफ मोहम्मद बेग ने जो आज बोला है वो बताता है कि हमारे देश में बहुत सारे मुस्लिम हमारे साथी ऐसे हैं जो सही बात कहने का, कॉन्स्टिट्यूशनल बात करने का और सही बात करने का मादा रखते हैं। आप जैसे लोगों पर हमें फख्र है, आरिफ भाई जैसे लोगों पर फख्र है जो इस बात को कहते हैं और समझते हैं कि ये केवल वीडियो दिखा देना या कह देना कि मोदी जी का सड़क कलम से कदम कर देंगे, हम उनसे डिसएग्री करते हैं, बिल्कुल ना इत्तेफाकी रखते हैं। पर हमारे पास आरिफ जैसे और बहुत जैसे सैकड़ों हजारों करोड़ों आरिफ हैं। अभी आपने यूपी में इलेक्शन देखा, किस तरह से इलेक्शन हुआ, जहां कहते थे कि वहां कभी कोई जीत ही नहीं सकता, परंतु हमारे साथियों ने क्या जवाब दिया, ये पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, सीरिया के जो हमारे यहाँ गणना और देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनके लिए यूपी के दोनों जो इलेक्शन है एक बहुत बड़ा जवाब है, मुंहतोड़ जवाब है। अच्छा, एक बात मैं सोचता हूं, सेकुलर पार्टियों के हाथ की खिलौना थोड़ी बने रहेंगे हमेशा। ये बात बहुत बार इंटरेस्टिंग ये है कि हम लोगों के अंदर पहले तो इंट्राफेथ यानी अपने धर्म के अंदर कोई डिबेट, फिर हमारे यहाँ इंटरफेथ जो एक दूसरे के साथ बहस, उस तरह की चीजों से मतलब इस तरह के अटैक अब उसको खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये खतरा होता जा रहा है, अब हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि अगर इस्लामिक करेंगे तो हमको डर लगेगा कि साहब इस्लामिक नहीं कह सकते क्योंकि किसी को दिक्कत होगी, फिर हम अगर कुछ चीज कहेंगे तो उस पर सवाल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये समय सिस्टम को भी पेच कसने का है तो अंदर के समय का भी है। वकील साहब, आपको क्या लगता है कि ये क्या एक बेहतर लॉ को कैसे आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मतलब इसमें चेंजेस की गुंजाइश है, या आप कह रहे हैं कि मौजूदा कानून ही बहुत है, या मुझे लगता है कि एक अलग से, जैसे आपने कहा कि इस पूरे मसले को हमने देखा कि कितना समय लगता है, एक टाइम फ्रेम तो आपको तय करना होगा। अगर कोई टाइम फ्रेम हम लोग लीगली, मैं फिर कह रहा हूं, एक भी बेगुनाह को सजा का हामी नहीं हूं मैं ये भी नहीं चाहता कि उसको थाने में बुला के आप 2 डंडे मार के कहें कि ये बेगुनाह है। ये हमारी एजेंसीज का काम है कि वो अपने आप को फुल प्रूफ बनाए। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जुडिशियरी को नए तरीकों को, शायद नए सिस्टम्स को शायद समझना होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है? क्योंकि दुनिया का टेररिज्म बहुत आगे चला जाएगा। नहीं, अडॉप्ट तो करना चाहिए, नई चीजें लानी चाहिए, नई चीजों को जो भी मैक्सिमम चीजें कर सकती है, जुडिशरी के पास भी चीजें इन्हें अपने आप को अडॉप्ट करनी चाहिए, जो चीजें हम और कहीं से भी सीख सकते हैं।
अदर कंट्री है, वहाँ से भी सीख सकते हैं कि वहाँ कैसे फास्ट सजा मिलती है या फास्ट फाइनल डिसीजन आता है। और वो थोड़ा थोड़ा, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि चल रहा है सिस्टम, ये नहीं है कि रुका हुआ है, बस ये है कि थोड़ा स्लो चल रहा है। अगर आप कहोगे 10 की स्पीड पे चल रहा है तो 10 की स्पीड पे नहीं, से कम श्याम जी, आपको लगता है कि ये हो रहा है जी, श्याम जी आपको लगता है कि ये रुकता हुआ दिख रहा है आपको, ये आखिरी होगा? ये तो कहा नहीं जा सकता, घटना कह के तो होती नहीं है, घटना कब कैसे घटित हो जाए कुछ पता नहीं है। हम तो जयपुर वाला जो मैंने बम ब्लास्ट देखे थे, एक साथ 8 बम फटे थे और 64 लोगों की डेथ हुई थी और कितने घायल हुए थे। उस घटना को मैंने देखा कवर करके, उसमें अगर 11 साल लगते हैं। 2008 की घटना है, 2011 की घटना, 2000 अच्छा ठीक है, मुझे लगता है आईएम के ब्लास्ट 2008 के थे शायद, आईएम के ब्लास्ट थे, क्योंकि उसमें एक साथ 8 जगह बम फटे थे आधा घंटे के अंदर। और जो जितनी कैजुअलिटी हुई थी, मैंने पहली बार और मैं कवर करने गया था, उसको देखा था कि अस्पताल में जो हालात हुए थे और जो कुछ बने थे, उसके बाद इतना लंबा समय लगा और डिस्ट्रिक्ट जज ने करीब 11 साल बाद उनको आजीवन कारावास दिया। और अब उसका क्या नतीजा, जिनके बच्चे थे और जो आज तक भुगत रहे हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया को तो हमको बदलाव करने की बहुत जरूरत है। और फास्ट ट्रैक, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम फास्ट ट्रैक इसको गठित करेंगे और कोशिश करेंगे 1 महीने में इसका फैसला हो जाए। अगर हो जाता है तो एक केस के लिए फास्ट ट्रैक क्यों है? मैं सिर्फ इसका अपोज कर रहा हूँ। नहीं, ये घटना के लिए फास्ट ट्रैक क्यों है? वकील साहब फास्ट ट्रैक होना चाहिए, सबको सीरियस लेना चाहिए। अगर सिंगल कोई भी आतंकवादी घटना घटित होती है, ये इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी आदमी का डंडा तक भी लगता है, किसी आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कुछ भी एलिगेशन कुछ भी किसी के साथ गलत होता है, तो वो फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटना, ये जघन्य घटना हुई है, ये आप वीडियो पहले जारी करो, वीडियो बाद में जारी करो, और जिस प्रकार से तालिबानी करते हैं वो हमारे यहाँ घटना घटित हो जाए, और फिर उसके बाद भी अपन कहें कि फास्ट ट्रैक नहीं लाएं। फास्ट ट्रैक लानी चाहिए और 1 महीने में फैसला देकर के ये दिखाना चाहिए पूरे देश को, चाहे भले कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसमें नहीं होना चाहिए जिससे कि देश को। यही बात कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल चीजें क्यों हो रही है, पॉलिटिकल होने के बाद क्यों फास्ट ट्रैक हो रहा है भाई? पॉलिटिकल क्योंकि हमारे 2023 इसमें एक चीज और है संजीव जी, मैं आपकी एक छोटी सी बात का जवाब इसलिए देता हूँ कि आप खुद ही देखते हैं कि हम संसाधनों की कमी का, ये 2008 के, श्याम सुंदर जी 2008 की बात कर रहे हैं, 2008 में 9 ब्लास्ट हुए थे, 9 ब्लास्ट आपके यहाँ हुए थे जयपुर में, और आईएम के आईएम के ब्लास्ट थे, साइकिल पर रखकर के ब्लास्ट किया गया, सैफ उसमें मेन था। क्योंकि मैंने उन सब तमाम ब्लास्ट को खुद बहुत ही कवर किया है, तो मुझे याद है, और मैं भी पहुंच गया था, मैं वहां से लेके तमाम आईएम के जहाँ हुए ब्लास्ट वहां गया। लेकिन एसीपी साहब, क्या मुझे ये लगता है कि हमारी जांच एजेंसियां भी, मैं स्पेशल सेल जिसमें आपने बहुत लंबे समय तक बचाने में कामयाब रहे आप लोग, दिल्ली को आप लोगों ने बहुत बार सेव किया, क्योंकि दिल्ली प्राइम टारगेट रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको लगता है कि अभी हमारी जो, हालांकि बहुत जगह हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन अभी भी ये जो टेररिज्म का जो नया रूप आया है, इससे निपटने के लिए खासतौर से हमको एक समरसता का पाठ, या वो, क्योंकि जब एजेंसी जांच करती है तो वो रूट में जाती है, अभी तक मैं देख रहा हूं कि रूट की तरफ जाते हुए एक हिचक लगती है। हमको लगता है कि जैसे उससे मुस्लिम्स नाराज हो जाएंगे या हिंदू नाराज हो जाएंगे, जिसके भी खिलाफ जांच होती है, लेकिन हम टैक्स चेक नहीं कर रहे हैं, हम उसका रूट नहीं कर रहे हैं। वो लगातार एक लाइन आती है कि शरिया आधारित है, तो अब तो मुझे लगता है कि अब सब जगह वो इस्लामिक वो भी मिलने लगे, जो दफ्तर में है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और मैं सब देखता हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले तक हमको लग रहा था कि नहीं, ये सिर्फ कुछ भटके हुए लोग हैं। आपको लगता है कि अभी भी हमको एडेप्टेशन की जरूरत है हमको, क्योंकि कुरानिक वे ऑफ कंसेप्ट ऑफ कुरानिक वे ऑफ वॉर जो है ब्रिगेडियर मलिक ने 1970s में लिखी पाकिस्तान में, और उसकी प्रस्तावना उस समय जियाउल हक ने लिखी थी, जिसमें यह बताया था कि आपको वॉर कैसे करना है। और जब अमेरिका का ट्विन टावर गिरता है, जब ट्विन टावर ब्लास्ट हो जाता है, तो अमेरिकन उसको ट्रांसलेट करके ढूंढते हैं, उस किताब के साथ अफगानिस्तान में घुसते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी एजेंसीज उसके बारे में बहुत दिन तक उनके लिए लगा कि नहीं, ये किसी चांद के लिए लिखी गई है। आपको लगता है अभी जरूरत है इस चीज को समझने की कि हमको
बेदर्दी से बिल्कुल बेखौफ होके जाना पड़ेगा। कोई भी धर्म हो, वो टैक्स ढूंढने पड़ेंगे जो इनको इंतजाम, जो आप ये सोच के देखिए कि किस तरह का शैतानी कृत्य होगा कि वो मुस्कुरा के, क्योंकि उसको यकीन है, मैं फिर कह रहा हूँ वकील साहब, जो बच जाएगा मैं नहीं, बचने से भी ज्यादा है, मुझे नहीं लगता उसको ये वो यकीन उसको होगा लगता कि है मैं बचेगा। बच जाऊंगा शायद। वो नहीं, उसको ये लगता है कि उसको एक शहादत के तौर पर शहादत मिलेगी, वो शहादा कहलाएगा, उसके परिवार को सोसाइटी में सम्मान मिलेगा, उसको ये यकीन है कि उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि वो उस सिस्टम को अडेप्ट कर रहा है जो गाजी बनाने की तरफ जाता है। तो आपको लगता है एजेंसीज अभी रूट की तरफ जाने की कोशिश करती? बिल्कुल पंडित साहब, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल की बहुत बड़ी कमी है। अभी संजीव मलिक साहब बोले थे सरिया कानून, मैं नहीं कहता सरिया कानून लाओ, पर इतना कानून तो लाओ कि अमेरिका के अंदर यदि ब्लास्ट होता है तो वहां गोली मार दी जाती है। लंदन के अंदर जो वहां का सबसे बड़ा ब्रिज है, वहां पर टेररिस्ट अटैक करता है, उसको पुलिस वाले खुलेआम गोली मार देते हैं। पूरा कंट्री पुलिस वाले के साथ होता है, पूरी आर्मी के साथ होता है। पर हमारे यहाँ ऐसे मुखालफत वाले लोग मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, जो तमाम बड़े बड़े एडवोकेट्स को लेकर, लॉयर्स को लेकर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को लेकर सामने आ जाते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, हैदराबाद में एक रेप हुआ था जिसमें 4 क्रिमिनल्स को पुलिस वालों ने गोली मार दी। विकास दुबे का केस हुआ था, बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, बड़े बड़े एडवोकेट्स खड़े हो गए कि साहब बड़े बड़े जाति की है जो रेपिस्ट कर रहा है, जिसको लड़की को आग लगा दी गई, बेचारी लड़की को, डॉक्टर ने कहा बड़ी इनोसेंट लोग थे, तो बड़े शरीफ लोग थे, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर थे, ये तो इन्होंने तो जिंदगी में ऐसा क्राइम ही नहीं किया, इनको पुलिस वालों ने गोली मार दी। जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक अदालतें और सिस्टम और कानून में बदलाव नहीं होगा, जब तक हम और आप जैसे लोग डिफेंड नहीं करेंगे, तो ये क्रम चलता रहेगा। ये आज भी है, आगे भी और हमेशा रहेगा। मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैं एक छोटा सा उसमें थोड़ा सा आपके सम्मान में रखते हुए कह रहा हूं कि हमको गोली उसके हाथ में देनी है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए। दिक्कत ये है कि अगर वो सिस्टम अडेप्ट होता है, क्योंकि आपको याद होगा एसीपी साहब, हम लोगों ने प्रदीप शर्मा को अंदर जाते देखा, एक बेहतरीन डेकोरेटेड ऑफिसर था, राष्ट्र ने उसको सम्मान दिया, लेकिन फिर हमने जाते देखा। इसके बाद हम लोगों ने ऐसे कई सारे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उनको फिर इलीगल मास वेल्थ, जबकि आप खुद जानते हैं हैदराबाद में तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मैं यही कह रहा हूं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि लेकिन वो लॉ के अंदर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी किस्म में, इस मामले में मैं बिल्कुल ठीक हूं कि लॉ बदले जाने चाहिए, लेकिन अभी भी किसी के हाथ में हम गन देकर ये नहीं कह सकते कि आपको मारने का राइट है। जो लंदन वाला ब्रिज वाला है, लंदन ब्रिज में वो जब हथियार निकालने की कोशिश करता है, तो इसीलिए संजीव जी की इस बात से मैं बिल्कुल उनके साथ इत्तेफाक रख रहा हूं कि लॉ जो कह रहा है, लेकिन लॉ पूरी तरह बदलाव मांग रहा है, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि लॉ को आपको लाना पड़ेगा कि उनकी रीढ़ में पानी आए, उनको डर लगे, क्योंकि अभी एक ऐसा सिस्टम आपका इकोसिस्टम है कि आप सोचिए, वो शख्स बड़े आराम से वीडियो बना रहा है, उसके बाद कह रहा है दुआओं में याद रखना, क्योंकि उसको यकीन है कुछ लोग दुआ करेंगे बचाव के अगर यकीन नहीं होता तो नहीं आता उसको वकील मिलना। देखिए आपकी कोर्ट, संजीव जी मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि आपको आपने क्या, अभी मैं माफी के साथ मांगूंगा, आपसे ये सवाल करने की जरूरत कर रहा हूं कि आप जब 302 का केस लड़ते हैं और जब कोई टेररिज्म का केस लड़ते हैं, तो क्या आपको दोनों केस लड़ते हुए कोई, चाहे डिफेंस में लड़े चाहे प्रोसिक्यूशन की तरफ से जाए, लेकिन आपको लगता है दोनों में कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता? आपकी आवाज सर म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं पुंडीर जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मर्डर तो बहुत बड़ी बात है। आप जब ऑस्ट्रेलिया में और या यूरोप में, लंदन में ड्राइव करते हैं तो वहाँ ट्रैफिक के वायलेशन से इतना डरते हैं कि आप शायद हिंदुस्तान में मर्डर से नहीं डरते होंगे, वहाँ ट्रैफिक के वायलेशन से भी डरते हैं कि मेरे से गलती से रॉन्ग साइड ट्रैफिक ना हो जाए, रेड लाइट ना जंप हो जाए, कोई ट्रैफिक का वायलेशन ना कर दूं। आप तो मर्डर की बात कर रहे हैं, मैं ट्रैफिक के वायलेशन की बात कर रहा हूं कि
जो हमारे आपके बच्चे या हमारे परिवार के लोग रहते हैं। मैं खुद जब विदेश में जाता हूं तो इतना डरता हूं। मैं दूसरे कंट्री में नौकरी कर चुका हूं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर। मैं खुद इतना एज ए पुलिस ऑफिसर डरता था कि मेरे से कोई ट्रैफिक की वायलेशन ना हो जाए। आप तो मर्डर की बात कर रहे, मर्डर तो बहुत आगे की चीज है, ट्रैफिक के वायलेशन से भी वहां लोग डरते हैं। तो कानून के बदलाव की जरूरत है, सिस्टम के बदलाव की जरूरत है, लोगों की जहनियत और सोच की चेंज करने की जरूरत है। मैं तो ट्रैफिक वायलेशन की बात कर रहा हूं तो मर्डर पे पहुंच गए। संजीव जी बताएंगे। संजीव जी का अपना एक्सपीरियंस बहुत वाइड है। वेशभूषण जी, हमारे उदयपुर में भी जो एनकाउंटर हुआ था दिनेश एमएम, उसमें आईपीएस जो आज भी है, वो आईजी है, वो आज जांच कर रहे हैं वहीं पे जाकर के। वो जेल में रह के आए थे अमित शाह के साथ 1 साल तक। पूरा हमारे सोराबुद्दीन वाला तुलसीराम प्रजापति। हाँ, तुलसीराम प्रजापति है। तो ये उदयपुर का ही कांड है। और आज वो आईपीएस अधिकारी आज जांच कर रहा है। आज आईपीएस अधिकारी आपकी उसी बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर माना जाता था। जब मोदी संजीव जी कुछ कह रहे हैं, नहीं एक बार संजीव जी से सुन लेते। मैं संजीव जी से सुनना चाहता हूँ। ये कह रहा था इस मामले की वही तहकीकात कर रहे हैं, उनको ही दिया है। एडीजी है वो, आज वो जांच कर रहे हैं उसकी, उसपे जो जांच रही है उनको जाकर टिकट बनाया जो एनकाउंटर में गए थे। ये जो शर्मा जी कह रहे यही सिस्टम तो गलत है। जो सिस्टम शर्मा जी बता रहे सिस्टम गलत। चलो सर का मैं पुंडरी साहब का जवाब दे देता हूँ। पुंडरी साहब देखो, ह्यूमन बीइंग हर आदमी है, आप भी मैं भी सब ह्यूमन बीइंग है। चाहे आप वकालत कर रहे हो, चाहे आप पत्रकारिता कर रहे हो, चाहे आप पुलिस में हो, ठीक है सर। अगर मैं मर्डर केस के लिए डिफेंस के लिए जा रहा हूँ और मैं आतंकवादी के लिए डिफेंस के लिए जा रहा हूँ, मेंटल लेवल एक बहुत ही अलग होता है। इवन आप 323 का मुकदमा एसीपी साहब बता देंगे, आप किसी की चाटा चूटा मार दिया एक दूसरे के, हाँ जी, मारपीट का आपसी, हाँ, उसके लिए भी जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर एज ए लॉयर बात करूं तो मैं ये नहीं कि मैं शाम दाम दंड भेद, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि भाई मेरे पास मेरे डिफेंस में क्या क्या चीजें हैं। हाँ, अगर मैं आतंकवादी के लिए जा रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं उस क्राइम को बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम मानूंगा कि अगर इसने नहीं किया है तो इसको बचाव हो। अगर मुझे लगेगा कि इसने 1% 2% भी क्राइम किया है तो शायद मेरी अंदर से मेरा आत्मा गवाही नहीं देगी कि अंतरात्मा गवाही नहीं देगी कि मैं इसकी ज्यादा डिफेंस कर पाऊं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपके व्यक्तिगत तौर पे सब अच्छे, आप अच्छे आदमी हैं, वो नहीं। मैं ये कह रहा कि जिस तरह से हम लोग ये कर रहे हैं कि जब जाते हैं तो क्या डिफरेंस हम लोगों का कोर्ट का आइडिया, वो सब चीजें, मेरा ये सिर्फ कहना है कि जिस तरह टाडा कोर्ट बनी या कोई स्पेसिफिक कोर्ट, क्या उसके लिए एक अलग से सिस्टम हमको खड़ा नहीं करना चाहिए कि जो कोर्ट्स भी पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड हो, हमारे पास अच्छे लोग हों जो कम से कम टेररिज्म, क्योंकि ये घटनाएं तो अब आप जानते हैं, मैं एज ए, हो सकता है आपको लगे पेसिमिस्ट आइडिया है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिस तरह से हम लोगों को फर्दर जाना है, जिस तरह से हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि टेररिज्म के एक और वर्स्ट दौर को आप देखेंगे। क्योंकि जब आप मल्टीपल आपके बॉर्डर्स है, मैं बहराइच से लेके इस्लामिक नेपाल संघ, दावते इस्लामी, ये सिर्फ रंग बदलते, चेहरे बदलते, इनके इख्तलाफ अंदर अपने एक कुछ उनको लेकर होते हैं, कुछ अंदर के इख्तलाफ तौर तरीकों को लेकर होते हैं, लेकिन वो जो आतंकी संगठन है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, बल्कि मुझे रुमान को शायद नहीं याद होंगे क्योंकि रुमान उस समय तो पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत पहले की बात है ये। अल बदर शुरू करता है कश्मीर में, और कश्मीर में 1965 से टेररिज्म की शुरुआत होती है। हम लोग उसके बाद मकबूल भट्ट को देखते हैं, उसके बाद फिर हम एक पूरी जमात देखते हैं, फिर वो लोग बॉर्डर पार करते हैं। और लेकिन जब हम लिखते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ राष्ट्र के तौर पर, मैं मेरी तरफ से जो मेरी समझ कहती है कि राष्ट्र के तौर पर हम देखते हैं कि हम कश्मीरी टेररिज्म की शुरुआत 1987 के बाद करते हैं, जबकि आपके पास पूरा रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि कोर्ट्स और जो लॉयर्स, इसमें एक सेग्रीगेशन की जरूरत है कि नहीं? आपको लगता है कि स्पेसिफाइड कोर्ट्स होनी चाहिए जिनको ये मालूम हो कि आखिर टेररिज्म की गहराइयां कहाँ हैं? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपसे 100% सहमत हूँ इस चीज से। ये चीजें तो होनी चाहिए, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये हो रही है
पर मैं आपको उस टाइम शायद मेरी आवाज कट गई थी, कुछ डिस्टरबेंस आ गया था। मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल हमारी गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड पे, हमें ये 60-70 की स्पीड पर करनी है। 10 की स्पीड पे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई सिस्टम में बदलाव आ रहा है, तो हमें 70 तक, मिनिमम 70 तक तो पहुंचना है। शायद ये जो इतना टेररिज्म जो बढ़ रहा है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये अभी लग रहा है कि शायद जितना मेरी सोच है ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इसकी कोटे मेरे हिसाब से 1 महीना तो बहुत ज्यादा काम टाइम है, मेरे हिसाब से 15 दिन में डिसाइड होना चाहिए। और वो पुलिस के पास, एनआईए के पास, इनके पास भी टाइम बाउंड होना चाहिए कि भाई आपको 10 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आपको कोर्ट में चार्जशीट करना है। तो मेरा तो ये अपनी सोच है, या सिस्टम के लिए, समाज के लिए मेरी एक ये है कि 7 दिन 15 दिन एक फिक्स कर दिया जाए कि टेररिज्म का अगर कुछ आ रहा है, या जब मर्डर केस है, रेप केस है, पॉक्सो के केस है, तो इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन में इसमें चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए। और फिर कोर्ट को भी करना चाहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर उसे डिसाइड कर दिया जाए। और अगर कोई आदमी अगर लगता है कि इसने ये नहीं किया है तो उसको रिलीफ भी मिलना चाहिए। ये मैं इसके भी फेवर में हूँ। ये नहीं है नहीं, वो तो हम लोग भी, कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी को उठा के। साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। गवर्नमेंट ने उसके फेवर में कर दिया है, गवर्नमेंट खिलाफ हो गई और किसी को बिल्कुल नहीं। मैं तो पहले कह चुका, मैंने पहले कहा, आप दोनों के लिए बता दूं कि राष्ट्र लड़ता है टेररिज्म से कोई संस्था नहीं लड़ सकती। उसको राष्ट्र को एक मनोस्थिति तय करनी होती कि हमको क्या। मैं एसीपी साहब, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं एक और सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। एक सवाल आप और दे सकते हैं अपनी बातचीत में कि क्या कभी कोई जो एक अक्सर हमारे यहाँ कहावत हो गई थी कि साहब वो थोड़ा गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास ये नहीं है, इस वजह से, जबकि आपने देखा केरल से जो आईएएस में गए वो तमाम लोग अच्छे भले परिवारों के, डॉक्टर्स, फैमिलीज, वो सब, उसका कोई रिश्ता, इंजीनियर थे। जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी मलिक साहब कह रहे थे, उसमें एक चीज है कि पुलिस के लिए टाइम बाउंडेशन है कि आप 30 डेज के अंदर, 90 डेज के अंदर आप मर्डर, जो सब मैक्सिमम पनिशमेंट है वो मर्डर की है, फांसी की सजा, उसमें 90 डेज का टाइम है। परंतु मजबूरी ये है कि जुडिशरी के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, तारीख पे तारीख। वो पुराना डायलॉग, फिल्मी डायलॉग है, वो डायलॉग आज भी बिल्कुल फिट बैठता है। पुलिस के लिए बिल्कुल टाइम फिक्स है। मलिक साहब तो अच्छी तरह समझते हैं, वकील हैं, कि पुलिस के लिए फिक्स है कि 90 डेज से ऊपर आप ले ही नहीं सकते, वो भी मर्डर केस के अंदर। कुछ केसेस में 15 दिन का टाइम है, कुछ में 30 डेज का टाइम है, किसी के अंदर 90 डेज का टाइम। 90 डेज से ऊपर किसी कानून के अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का राइट नहीं है। परंतु जुडिशियरी के लिए भी कोई टाइम फिक्स होना चाहिए कि विद इन 3 मंथ आप इस केस का ट्रायल फिनिश करके जजमेंट देंगे। यू आर बाउंड टू गिव द जजमेंट। किसी कोर्ट के लिए आदेश नहीं है, वो सालों तक खींच सकते हैं तारीख पे तारीख। तो ये मजबूरी है, सिस्टम को बदला जाना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है, जो फाउंडेशंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या पुलिस एजेंसीज के लिए हैं वो जुडिशियरी पे लागू की जाए। वहां से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, फिर रिव्यू पिटीशन, रिवीजन, बहुत तरह के ऐसे प्रोविजन है। कहीं ना कहीं से इनको कर्टेल करने की जरूरत है, जिससे जल्दी न्याय हो सके और पब्लिक के अंदर एक मैसेज जाए कि गलत करोगे तो 1 साल के अंदर आपको सजा हो जाएगी, 6 महीने में सजा हो जाएगी। ये प्रोविजन किए जाने की जरूरत है, मेरा केवल ये कहना है। मैं एक और सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। श्याम सुंदर जी, आपने इतने लंबे समय तक कवरेज किया, क्या किया, आप कोई सुधार देखते हैं? क्योंकि खतरे तो बढ़ते जा रहे हैं। आप सोचिए, उदयपुर से जा रहे हैं, बांसवाड़ा में दंगे हो रहे हैं, वो सब जगह पहुंच रहे हैं, और दंगों का स्वरूप फिर धीरे धीरे टेररिज्म की तरफ बढ़ता चला जाता है। आपको कोई बदलाव लग रहा है? कोई चीज देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो अजमेर में जो सबसे पहले टेढ़ा कोर्ट बनी थी और वहां पर जिस प्रकार की सुनवाई होती थी, अब आप टुंडा को जब जयपुर लाया जाता है, कितना लाजमा होता है, और आकर के जज साहब क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि तारीख पड़ गई। तो टुंडा को लाने का क्या फायदा होता है, क्या होता है? तो जुडिशियल में जिस प्रकार का सिस्टम है, उस सिस्टम को सुधार की जरूरत तो है निश्चित रूप से। आप गरीब व्यक्ति को कहाँ न्याय मिल पाता है? आप बताइए, उसके पास पैसा नहीं, उसको कहाँ न्याय मिल पाता है? आप वो तो बेचारा सोच नहीं पाता। तो इसलिए कि ये सिस्टम को कैसे बदला, 50% अगर पद खाली रखोगे आप जो कि निचली अदालत के, तो कैसे सिस्टम सुधरेगा? सुधर ही नहीं सकता। आप कोर्ट में
4 लाख करके केस अगर पेंडिंग पड़े हो और उस तारीख पे तारीख पड़ जाती, कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए सिस्टम को सुधारने की तो जरूरत है। प्रधानमंत्री जी बैठे थे न्यायाधीशों के साथ, उन्होंने क्या कहा था, अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारी बातें हुई थी, लेकिन सिस्टम को ऊपर से भी सुधारा जाए और नीचे भी सुधारा जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी कम है, हाई कोर्ट में तो है ही 4,000 जजेस की कमी आज भी है, और निचली अदालत में तो भगवान ही मालिक है, 50% पद ही खाली है। और सिस्टम में जिस प्रकार से एडवोकेट भी जो तारीख पे तारीख लेने की प्रक्रिया करते हैं और ईमानदारी से काम बहुत से करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर प्रश्न उठता है। तो इसलिए हमको सिस्टम को सुधारने के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी। अभी तक तो हम न्यायालयों में तो पेशी के लिए जो जिस प्रकार का नया सिस्टम लाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, अभी तक पूरी तरीके से कर भी नहीं पाए। तो इसलिए हमको सिस्टम को सुधार करके न्याय तुरंत मिले। देरी से न्याय मिला हुआ न्याय नहीं होता, वो तो फिर बेकार हो जाता है। इसलिए तत्काल न्याय मिले। और हमें तो राजस्थान सरकार ने, जो मुख्यमंत्री जी ने आज उदयपुर में घोषणा की है कि हम फास्ट ट्रैक बना करके 1 महीने में इसको सजा दिलाने का काम करेंगे। आज बहस तो बहुत बहुत अच्छी चल रही है और लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि एक सीमा इसलिए एसीपी साहब आप ही बता दो, क्योंकि पुलिस का सिस्टम भी ठीक नहीं है। हम तो राजस्थान में देख चुके हैं, दिनेश एमएम को देख चुके हैं कि वो 7 साल जेल में रह के आए और अमित शाह के साथ रह के आए। तो वो आकर के हमने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब खत्म हो गया सारा मामला। तो ये जिस तरह की न्यायिक प्रक्रिया में राजनीतिकरण हो जाता है ना, उससे स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। अजमेर दरगाह का कांड हुआ, बम फटा, वहां पर कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद आज भी उस केस में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। भगवान राजनीतिकरण हुआ और सब कुछ हो गया, कांग्रेस सरकार आई तो कुछ हुआ, उसके बाद सब खेल खत्म। तो इसलिए ईमानदारी से न्यायिक प्रक्रिया में भी सुधार हो, पुलिस प्रक्रिया में भी सुधार हो, क्योंकि पुलिस की भी भर्ती नहीं हुई। आपके आपके लोग तो बेचारे वीआईपी ड्यूटी देते देते ही थक जाते हैं, केसेस में तो लगे ही नहीं रहते हैं। तो इसलिए सिस्टम में तो बिल्कुल बदलाव करने से ही ये सिस्टम सुधरेगा। बिल्कुल शर्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुलिस में भी जरूरत है, जुडिशरी में जरूरत है, क्योंकि पुलिस में जो पुलिस काम करती है वो कहीं ना कहीं उनके जो बॉसेज हैं, पॉलिटिकल बॉसेज हैं, उनकी सोच ही बहुत बड़ा एक एक मुद्दा होती है। वो जिस दिशा में चाहते हैं पुलिस को उस दिशा में चलते हैं। ठीक है, पुलिस की अपनी कंपल्शंस हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी अदालतों के प्रति होती है, उनके जो मुकदमे हैं। परंतु इसमें मेरा ये मानना है कि यदि कोई मुलजिम बरी हो गया है या छूट गया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी थी। कहीं ना कहीं बहुत सारे टेक्निकल ग्राउंड ऐसे होते हैं, अदालतों का अपना रुख होता है, अपनी सोच होती है, कानून की प्रक्रिया है, उसमें वो छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस ने उनको गलत अरेस्ट कर लिया या जानबूझ के अरेस्ट किया है। जहां पुलिस ने गलत अरेस्ट किया है, अदालतों ने खुद उल्टा ऑर्डर करके पुलिस वालों को अरेस्ट करवाया, जेल भिजवाया है। तो तमाम चीजें ये केवल जुडिशरी और पुलिस से रिलेटेड नहीं, पूरे समाज और पूरे देश की स्थिति है, जिस पर तमाम एक डिबेट होनी चाहिए। तमाम सिस्टम में चेंज की जरूरत है, ऐसा मेरा अपना मानना है, मेरी सोच है कि तमाम सिस्टम में रिव्यू की जरूरत है, चाहे वो पार्लियामेंट में उसमें कानून के द्वारा अमेंडमेंट किए जाएं और सारा समाज सोचे कि क्या गलत हो रहा है, हमें किस दिशा में अपने समाज को ले जाना, मेरे अपने पर्सनल हित और समाज के हित और देश के हित, तो उसके ऊपर उठ के हमें काम करना है, पूरी दुनिया के लिए काम करना है कि दुनिया में शांति रहे, अमल व्यवस्था रहे, कानून रहे। उसके लिए ऐसी सोच बनाई जानी चाहिए कि जिससे किसी को असुविधा ना हो और किसी के साथ जाति ना हो और कानून का राज स्थापित हो। ये मेरी सोच है, मेरा मानना है। जी धन्यवाद। नमस्कार।